हा हा हा, मुझे 3 चालों में हरा दोगे? मुझे 3 चालों में हरा दोगे? जियान वुचेन पागलों की तरह हंसने लगा, मानो उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और 3 चालों में लू मिंग को हरा देंगे। लेकिन लू मिंग ने सचमुच कहा था कि वो उसे 3 चालों में हरा देगा। क्या ये दुनिया का सबसे मजेदार मजाक नहीं था? लू मिंग, कोई भी शेख ही बघार सकता है, लेकिन अगर आप में काबिलियत नहीं है तो ये सिर्फ एक मजाक है। जियान वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। ओह, लू मिंग को लगा कि यह बात सही है। उसने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। हाँ, सही है। ताकत के बिना तो ये सिर्फ एक मजाक है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मजाक तुम खुद हो। तेज जुबान चलाना बेकार है। लू मिंग, मैं तुम्हें बता दूं कि युए वह स्त्री है जिस पर मेरा, जियान वुचेन का, दिल आ गया है। तुमने उस दिन उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत की। यही तुम्हारा अंजाम है। जिस दिन से तुमने उसका हाथ पकड़ा, तुम्हारा भाग्य तय हो गया। आज मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम्हारी साधना शक्ति छीन लूंगा और तुम्हें रहस्यमयी तलवार संप्रदाय से निकाल दूंगा। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम कांस्य सूची में नंबर 1 हो, तुम्हारा समूह तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हें बता दूं, कांस्य सूची में तुम्हारा तथाकथित नंबर 1 होना मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है। जियान वुचेन की आवाज ठंडी थी। बेशक, यह वाक्य प्रसारित हो चुका था, इसलिए इसे किसी और ने नहीं सुना। क्यूयूए, इसके बारे में सोचना भी मत। क्यूयूए, वो पहले से ही मेरी औरत है। लू मिंग ने उदासीनता से कहा। क्या? क्या? जियान वुचेन स्तब्ध रह गया, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। काफी देर बाद आखिरकार उसने प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें लाल थी और उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया था। वो बेहद उग्र हो गया और उन्माद में चिल्लाया, लू मिंग, तुम मरने के लायक हो। नीच कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस औरत को छूने की जिस पर मैंने, जियान वुचेन ने, अपना दिल लगा रखा है। अगर आज मैंने तुम्हें अपाहिज नहीं किया तो मेरा नाम जियान वुचेन नहीं है। वुश, जियान वुचेन ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और लू मिंग पर हमला कर दिया। मारो, मारो। प्राचीन Z8 हत्याएं। जियान वुचेन दहाड़ा। उसकी हत्या की मंशा ज्वार की तरह थी। जेड की तरह निर्मल तलवार की ऊर्जा तूफान की तरह लू मिंग की ओर बढ़ी। प्रकाश की एक चमक के साथ अग्नि तुंग भाला उसके हाथ में प्रकट हो गया। लैन यू, लंबा भाला तेजी से आगे बढ़ा और लाल चांदनी दिखाई दी। जियान वुचेन की तलवार की सारी शक्ति पल भर में नष्ट हो गई। भाला रुका नहीं और सीधे जियान वुचेन के चेहरे की ओर बढ़ा। उस क्षण जियान वुचेन के दिल में उमड़ रहा क्रोध मानो ठंडे पानी की थाली से बुझा दिया गया हो। वो सिहर उठा। पीछे हटो, पीछे हटो। वो तेजी से पीछे हट गया और अपनी तलवार से हमले को रोक दिया। क्लैंग, लंबा भाला जियान वुचेन की लंबी तलवार से टकराया और विनाश की भयंकर आग ने जियान वुचेन के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसे जलन का दर्द महसूस हुआ। वो तेजी से दर्जनों मीटर पीछे हट गया और हैरानी से लू मिंग की ओर देखने लगा। लू मिंग के भाले की शक्ति अत्यंत भयावह थी। यह उसकी कल्पना से परे थी। वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उसने जरूर कोई गुप्त तकनीक अपनाई होगी। वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। जियान वुचेन इसे स्वीकार नहीं कर सका और मन ही मन दहाड़ा। कांस्य, चांदी और चांदी के वस्त्र पहने हुए शिष्य सभी स्तब्ध रह गए। उसने एक ही प्रहार से जियान वुचेन को हवा में उड़ा दिया। ये कैसे संभव था? जियान वुचेन झांग मुयुन से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन लू मिंग ने उसे एक ही वार में हवा में उड़ा दिया। क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया था? क्या लू मिंग में पिछले 2 महीनों में इतना सुधार हो गया था? यह अविश्वसनीय था। चारों प्रांगणों की भव्य प्रतियोगिता की तुलना में लू मिंग की साधना 9वीं श्रेणी के मास्टर स्तर तक पहुंच गई थी। उसकी वास्तविक युद्ध ड्रैगन तकनीक 3रे स्तर पर पहुंच गई थी और उसकी अग्नि नियंत्रण बंदूक तकनीक में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। उसके लिए जियान वुचेन को एक ही प्रहार में हवा में उड़ा देना सामान्य बात थी। समुद्र के किनारे पर्वत श्रृंखला में मैंने तुमसे कहा था कि मैंने अपनी शक्ति का केवल 20% ही इस्तेमाल किया था, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। हाँ हाँ। लू मिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जियान वुचेन की ओर देखा। देखते हैं तुम कितने वार कर सकते हो। प्राचीन जेड के 8 वार, आत्मा का नाश। जियान वुचेन दहाड़ा और एक बार फिर शक्तिशाली घातक आभा से भर उठा। वह अपनी तलवार के साथ एक हो गया और एक चमकदार तलवार ऊर्जा में परिवर्तित होकर लू मिंग की ओर बढ़ा। तलवार की आभा अभी तक उस तक नहीं पहुंची थी, लेकिन उसकी चमक ही लू मिंग को थोड़ा चक्कर महसूस कराने के लिए काफी थी। कितनी शक्तिशाली तलवारबाजी की तकनीक है।
ये तकनीक आत्मा को भी प्रभावित कर सकती है। लू मिंग की निगाहें झपकी और उसने एक और गोली चलाई। भूस्खलन। इस शॉट में लू मिंग ने अधिक मेहनत की। टकराना। पहले की तरह ही लंबा भाला वार करते हुए तलवार की शक्ति को नष्ट कर दिया। इस बार जियान वुचेन इसे सहन नहीं कर सका और लू मिंग के भाले से उड़कर दूर जा गिरा। हवा में जियान वुचेन ने बड़ी मात्रा में खून खांसा और एक नकली पहाड़ से टकरा गया, जिससे वो फट गया। ठीक है। भीड़ ने जयकारे लगाए और वे बेहद उत्साहित थे। अगर वे इसे रोके नहीं रखते तो वे उछल पड़ते। ये बहुत ही दमदार था, बहुत ही शानदार था। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। वे केवल चिल्ला सकते थे और अपने दिल में दबी हुई नाराजगी को बाहर निकाल सकते थे। पहले वो इतना दुखी था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हालांकि लू मिंग ने आते ही जियान वुचेन को पूरी तरह से दबा दिया था। भला वह खुश क्यों नहीं होता? पास ही में झांग मुयुन ने कड़वी मुस्कान दी। वह पहले ही महसूस कर चुका था कि लू मिंग इतना शक्तिशाली है कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। लू मिंग, तू नीच इंसान है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? मैं तेरी खाल उतार दूंगा। जियान वुचेन उन्माद में दहाड़ उठा। इस समय उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे पुराने थे। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। लू मिंग ने ताना मारा, तुम उसे कचरा कहते रहते हो, जबकि मेरी भाले से तुम उड़ गए थे। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहां से मिलता है। तुम सब कचरे हो, कचरे हो, कचरे हो। मेरा वंश अद्वितीय और श्रेष्ठ है। तुम कचरे मुझसे कैसे तुलना कर सकते हो? जियान वुचेन चिल्लाया। सब लोग अवाक रह गए। लू मिंग ने सिर हिलाकर कहा, बकवास मत करो। अभी एक और चाल बाकी है। मैं अब और कोई चाल नहीं चलना चाहता। तुम सब मिलकर मुझ पर हमला करो। लू मिंग ने तलवार पकड़े हुए युवक की ओर इशारा किया। सब लोग दंग रह गए। लू मिंग तलवारों से लिपटे युवक और जियान वुचेन को चुनौती दे रहा था। एक के मुकाबले दो। जियान वुचेन का चेहरा पागलपन से विकृत हो गया। उसे नीचा दिखाया जा रहा था। छोटे भाई लियू, चूंकि यह कमीना मौत को दावत दे रहा है, तो चलो हम सब मिलकर उस पर हमला करें और उसे पनगू बना दें। जियान वुचेन चिल्लाया। ठीक है। जैसे ही युवक ने अपनी युद्ध तलवार लहराई, चीसी की आवाज आई। एक अत्यंत शक्तिशाली चीसी की तलवार आकाश में उड़ गई। फिर खून की एक तेज धार दिखाई दी। तलवार को थामे हुए युवक के सिर के ऊपर एक प्राचीन युद्ध तलवार प्रकट हुई, जिससे तलवार की ऊर्जा और भी तीव्र हो गई। तलवारों को थामे हुए वह युवक 9वीं कक्षा के महारत स्तर के शिखर पर था, लेकिन वह अभी तक नियंत्रक शक्ति को समझ नहीं पाया था। दूसरी ओर जियान वुचेन के सिर के ऊपर एक प्राचीन युद्ध तलवार प्रकट हुई। जैसे ही वंश प्रकट हुआ, जियान वुचेन की तलवार की ऊर्जा और धातु की शक्ति चरम पर पहुंच गई। उनकी वंश परंपरा में विस्फोट हुआ और उन दोनों ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। मारना, मारना। तलवारों से लैस युवक और जियान वुचेन ने अपनी प्रबल युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लू मिंग की ओर धावा बोल दिया। तलवार की चमक और शक्ति ने आधे आकाश को भर दिया। इस शक्ति के कारण कई चांदी के शिष्यों के चेहरे बदल गए। ये बहुत शक्तिशाली था। एक विशेष वंश बहुत ही भयानक था। अपने स्तर से ऊपर के लोगों से लड़ना उनके लिए आम बात थी। ये कुछ ऐसा था जो ऊपरी आकाश लोक द्वारा लाया गया था, और इसमें ईर्ष्या करने जैसी कोई बात नहीं थी। क्या लू मिंग इसे रोक सकता है? धमाका। इसी क्षण लू मिंग के शरीर से एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई। आग की शक्ति भड़क उठी। भन भन, भन भन। इसके बाद लू मिंग ने लगातार 2 बार चाकू से वार किया। वे दोनों भाले बिजली की गति से चले, मानो 2 उल्कापिंड आकाश में तेजी से गुजर रहे हो। उनके साथ जलती हुई लपटें थीं जिन्होंने आकाश को रोशन कर दिया। धमाका, धमाका। फिर दोनों उल्कापिंड अचानक फट गए और तुरंत ही एक भयानक और हिंसक शक्ति उत्पन्न हो उठी। जिस स्थान पर उन तीनों के बीच संघर्ष हुआ, वहां से तलवार की ऊर्जा, कृपाण की चमक और भाले की प्रचंड चमक की लहरें बाहर की ओर फैल गईं। चांदी के वस्त्र पहने कई बुजुर्गों ने रक्षा की कई परतें खड़ी कर दी, जिससे उनके पीछे के 4 आंगनों में मौजूद मेजों, कुर्सियों और अन्य शिष्यों की रक्षा की जा सके। वूश, वूश। इसी समय एक कृपाण और एक तलवार दूर जा गिरी। उसी क्षण 2 चीखें सुनाई दी। 2 आकृतियां हवा में उड़ गईं और आसमान में खून के छींटे फैल गए। ये जियान वुचेन और तलवार को थामे हुए युवक की कहानी थी। जब रोशनी छट गई तो लू मिंग अपने हाथ में भाला लिए मैदान के बीचों बीच खड़ा था, 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। वो जीत गया था। लू मिंग जीत गया था। उसने अकेले ही किलिन हॉल के 2 प्रतिभाशाली लोगों से लड़ाई की थी, और फिर भी उसने उन्हें सिर्फ एक ही चाल में हरा दिया था। ये बहुत ही अत्याचारी था।
मुझे परवाह नहीं कि तुम किस तरह के प्रतिभाशाली हो, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा वंश कितना खास है। एक आदमी, एक भाला, मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग यही दृश्य देख रहे थे। जियान वुचेन और तलवार चलाने वाले युवक दोनों के कपड़े फटे हुए थे और उनके शरीर पर घाव दिखाई दे रहे थे। उनकी हालत बेहद दयनीय थी। लू मिंग कदम दर कदम जियान वुचेन की ओर बढ़ा। उसने उसे नीचे देखते हुए उदासीनता से कहा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें 3 चालों में ही हरा दूंगा। अब ठीक 3 चालें बाकी है। लू मिंग, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें एक दिन मार डालूंगा। जियान वुचेन ने अपनी आंखों में भयंकर क्रोध लिए लू मिंग को घूरकर देखा। देखो, तुम फिर से यहां आ गए। क्या तुमने अभी अभी यह नहीं कहा था? यह उन लोगों के लिए एक मजाक है जो बड़ी बड़ी बातें करने में असमर्थ है। अब तो तुम्हें मजाक भी नहीं माना जा सकता। लू मिंग ने उपहास किया। मुझे बताओ, बस मुझे बताओ। मैं, जियान वुचेन, कसम खाता हूं कि आज की तुम्हारी बेइज्जती का बदला मैं तुम्हें 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बार दूंगा। मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। मैं क्यू युए को तुम्हारे सामने बेइज्जत करूंगा। मैं तुम्हें इतना कष्ट दूंगा कि तुम मरने की कामना करोगे। मैं तुम्हें आज किए पर पछतावा करवाऊंगा। जियान वुचेन एक पागल कुत्ते की तरह दहाड़ा और उसकी आंखों में हत्या का इरादा इतना प्रबल था कि वो प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा था। वो लू मिंग से पहले से ही बेहद नफरत करता था। ये कमीना, एकदम घटिया इंसान, इतनी भीड़ के सामने उसे घायल करने और हराने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी नज़र में ये बहुत बड़ा अपमान था। बेशक, वो दूसरों को अपमानित करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसकी राय में ऐसा करना ही सही था। लू मिंग मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक ठंडी, जानलेवा मंशा छिपी थी। मुझे, लू मिंग को, धमकी मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें मुझे धमकी नहीं देनी चाहिए थी। लू मिंग की आवाज ठंडी पड़ गई। उसने अपने शरीर में छिपी हत्या की मंशा को जरा भी नहीं छिपाया। जियान वुचेन का दिल निर्मम होकर जम गया और वो चिल्लाया, तुम क्या करना चाहते हो? तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मुझे अपाहिज करना चाहते हो? अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो। भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए मुझे स्वाभाविक रूप से तुम्हें अपाहिज करना पड़ेगा। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। मुझे अपाहिज करना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू मिंग, तुम निकम्मे हो। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरा वंश विशेष है। मैं किलिन हॉल का शिष्य हूँ। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय का भावी अधिपति हूँ, संप्रदाय का भावी स्तंभ हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपाहिज करने की? जियान वुचेन ऐसे हंसा जैसे उसने कोई चुटकुला सुना हो। हालांकि वो अब और हंस नहीं सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने महसूस किया कि लू मिंग की आंखें ठंडी और दृढ़ थीं। वो अविचलित था। उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। एक कपकपी उसके सीने से शुरू होकर सीधे उसके सिर तक पहुंच गई। उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा मत करो। वूश! इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, लू मिंग के लंबे भाले ने उसके दांतियान को भेद दिया और उसके दांतियान में मौजूद चक्रवात को चकनाचूर कर दिया। जियान वुचेन स्तब्ध रह गया। कुछ देर बाद उसने दिल दहला देने वाली चीख मारी। फुफकार फुफकार फुफकार! सभी लोग सदमे से हौंफने लगे। लू मिंग ने वास्तव में जियान वुचेन की साधना को बुरी तरह से पनगू बना दिया था। ऐसा दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व, ऐसी निर्मम कार्यप्रणाली और ऐसा महान साहस। जियान वुचेन किलिन हॉल का अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसका वंश विशेष था और वह रहस्यमयी तलवार संप्रदाय की साधना का केंद्र था। अन्य संप्रदायों द्वारा हत्या किए जाने के डर से उसे गुप्त रूप से छिपाकर रखा गया था। लेकिन अब उसकी साधना को उसके ही संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने पनगू बना दिया था। बहुत बढ़िया। अगर मैं होता तो मैं भी बिल्कुल संकोच नहीं करता। लिंग कोम की आंखों में भयंकर क्रोध झलक रहा था और उसने ठंडे स्वर में कहा। बाकी लोग अवाक रह गए। भला तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है, एक शैतानी दरिंदा जिसे अंजाम की कोई परवाह नहीं? लू मिंग, तुम्हारा काम तमाम हो गया। तुमने मेरी साधना शक्ति को पनगू बना दिया है, इसलिए अब तुम बच नहीं सकते। मैं किलिन हॉल का प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। संप्रदाय निश्चित रूप से मेरा साथ देगा। तुम मर चुके हो। जियान वुचेन अभी भी चिल्ला रहा था। हालांकि लू मिंग का चेहरा बेहद शांत था। उसने जियान वुचेन को उदासीनता से देखा और कहा, बेवकूफ! क्या? जियान वुचेन स्तब्ध रह गया। मुझे आपसे पूछने दीजिए, आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? लू मिंग ने अचानक पूछा। जियान वुचेन ने अपनी पूरी ताकत से अपने दांतियान को पकड़ लिया और थोड़ा स्तब्ध रह गया। बाकी लोगों के लिए भी यही स्थिति थी। उन्हें नहीं पता था कि लू मिंग ये सवाल क्यों पूछ रहा है। आप जिस चीज पर भरोसा कर रहे हैं,
वो आपकी विशेष वंश परंपरा और आपकी प्रतिभा के अलावा और कुछ नहीं है। आप अपनी विशेष वंश परंपरा के कारण खुद को बहुत महान समझते हैं, दूसरों को नीचा देखते हैं और उनके साथ कचरे जैसा व्यवहार करते हैं। आपकी विशिष्ट वंश परंपरा के कारण संप्रदाय को आपकी रक्षा करनी पड़ती है और आपको प्रशिक्षित करने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। ये सब आपकी वंश परंपरा और प्रतिभा के कारण ही संभव है। लू मिंग ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही। मैं कुलीन परिवार में पैदा हुआ था। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिससे आप ईर्ष्या कर सकते हैं? जियान वुचेन ने कहा। लू मिंग ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए जियान वुचेन की ओर देखा। उसने एक एक शब्द करके कहा, लेकिन अब तुम्हारी यह घमंडी प्रतिभा मेरे सामने कचरे से भी बदतर है। तुम्हारी तथाकथित प्रतिभा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि यह संप्रदाय मुझे, जिसकी प्रतिभा तुमसे कहीं अधिक है, तुम्हारे जैसे निकम्मे व्यक्ति के लिए दंडित करेगा, जिसकी साधना शक्ति नष्ट हो चुकी है? क्या यह संभव भी है? बूम बूम बूम। लू मिन का हर शब्द बिजली की तरह था, जो जियान वुचेन के दिमाग में विस्फोट कर रहा था। यह सही था। लू मिन की प्रतिभा उससे कहीं अधिक थी। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में उसका महत्व भी उससे कहीं अधिक था। भला वो लू मिन को उसके जैसे निकम्मे के लिए क्यों दंडित करेगा? यह असंभव था। संप्रदाय के उच्च अधिकारी लू मिन के पालन पोषण में काफी प्रयास भी कर सकते थे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जियान वुचेन हताशा में दहाड़ा। वो इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। वो जानता था कि अगर वो अपंग हो गया तो उसका अपंग होना व्यर्थ ही होगा। संप्रदाय निश्चित रूप से उसके लिए खड़ा नहीं होगा। घटनास्थल पर मौजूद अन्य सभी लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ। वास्तव में यही स्थिति थी। लू मिन की प्रतिभा की तुलना दुआन मू लिन और फैंग वूजी जैसे प्रतिभाशाली लोगों से की जा सकती थी। साधारण विशेष वंश के लोग उसके सामने कुछ भी नहीं थे, तो वो उसे इतनी कड़ी सजा क्यों देगा? आज भाई मू यून का बड़ा दिन है, उसे ले जाओ और कहीं खो जाओ। लू मिन ने अब मिट्टी के ढेर की तरह पड़े जियान वुचेन की ओर नहीं देखा। उसने अपनी निगाहें तलवार पकड़े हुए युवक की ओर घुमाई। इस समय तलवार पकड़े हुए युवक और बलवान युवक बुरी तरह डर गए थे। वे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और जल्दी से चिल्लाते हुए जियान वुचेन को तलवार नृत्य के प्रांगण से बाहर खींच लाए। कांस्य पदक की प्रतिष्ठा को खतरे में डालने वाला तूफान लू मिन के आगमन के कारण झट से समाप्त हो गया। आज का दिन सचमुच उतार चढ़ाव से भरा था। शुरुआत में जियान वुचेन और अन्य लोग आए और उन्होंने अपनी अद्वितीय सुंदरता और शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने कांस्य श्रेणी के लगभग सभी प्रतिभाशाली लोगों को हरा दिया। वो कांस्य पदक सूची में अजेय था और अंत में झांग मुयुन भी पराजित हो गया। सभी को लगा था कि आज कांस्य पदक की रैंकिंग सूची अपनी प्रतिष्ठा खो देगी। हालांकि इसी क्षण लू मिन का आगमन हुआ। अपनी असाधारण शक्ति से उसने किलिन हॉल के प्रतिभाशाली लोगों को कुचल दिया और जियान वुचेन को भी अपंग कर दिया, जिससे स्थिति पूरी तरह पलट गई। आज कांस्य पदक सूची में उनका सम्मान न केवल बरकरार रहेगा, बल्कि लू मिन के कारण यह और भी उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। चारों हॉलों के शिष्यों को लगता होगा कि रहस्यमय किलिन हॉल तो बस साधारण सा है। अगर उसमें कोई विशेष वंश भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, वो फिर भी वंश वाले साधारण प्राणियों को भी हरा सकता है। दुआन मू लिन उनमें से एक थे। उन्होंने किलिन हॉल को दबा दिया था और उन्हें 4 महान प्रतिभाओं के मुखिया के रूप में जाना जाता था। अब लू मिन की बारी थी। इस तरह चारों हॉलों के शिष्य अधिक आत्मविश्वासी होंगे और उनका विश्वास स्वाभाविक रूप से अधिक दृढ़ होगा। भाई मू यून, यह मेरा उपहार है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? लू मिन ने पीछे मुड़कर मुस्कुराया। हा हा हा, छोटे भाई लू का तोहफा तो बेमिसाल है। कृपया बैठ जाइए। झांग मुयुन हंसा और लू मिन को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। लू मिन मुस्कुराया और बैठ गया। इस समय युद्ध क्षेत्र की सफाई के लिए लोग पहले से ही आ रहे थे। कुछ ही समय बाद युद्ध क्षेत्र को मोटे तौर पर साफ कर दिया गया और भोजन और शराब परोसी गई। भोज शुरू हुआ और माहौल जीवंत था। बड़े भाई झांग, मैं आपके लिए टोस्ट करूंगा। कुछ ही देर बाद किसी ने टोस्ट प्रस्तावित करना शुरू कर दिया। झांग मुयुन को टोस्ट करने के बाद उसने लू मिन को टोस्ट करना शुरू कर दिया। वो शराब का घड़ा हवा में उठाकर लू मिन के पास आया। लू मिन, तुमने आज सचमुच कई लोगों का दिल जीत लिया है। मैं, लिंग कोंग, पहले कभी किसी से प्रभावित नहीं हुआ था। अब मैं तुमसे प्रभावित हो गया हूं। मुझे 3 बड़े कटोरे दो। अपनी बात समाप्त करने के बाद लिंग कोंग ने शराब का घड़ा उठाया और शराब को गटकने लगा। आना। लू मिन खड़ा हुआ, बड़ा कटोरा उठाया और लगातार 3 कटोरे पी गया। ठीक है,
छोटे भाई लू मिंग, आप तो बड़े उदार हैं, मैं आपको 3 कटोरी शराब भी दूंगा। डुआन गैंग भी शराब का घड़ा लेकर खड़ा हो गया। लू मिंग ने किसी को मना नहीं किया और जी भरकर शराब पी। लू मिंग को दिखावटी व्यवहार न करते देख सभी की उनके प्रति अच्छी राय बनी और सबने आगे बढ़कर उन्हें बधाई दी। माहौल बेहद खुशनुमा था। बेशक कुछ अपवाद भी थे। उदाहरण के लिए व्हाइट टाइगर हॉल के शिष्य एक तरफ अजीब तरह से बैठे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। कुछ लोगों के चेहरे पर उदासी के भाव भी थे। वे ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो इस बात से नाखुश थे कि लू मिंग ने जियान वुचेन और बाकी लोगों को हरा दिया था। लू मिंग जितना अधिक शक्तिशाली होगा, दुआनमू परिवार के लिए उतना ही अधिक नुकसानदायक होगा। सभी ने एक दूसरे को टोस्ट दिए और जल्द ही शराब के 3 दौर बीत चुके थे। चारों प्रांगणों की महान प्रतियोगिता के दौरान वे प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन ये केवल लड़ाई के मंच पर ही था। लड़ाई के अखाड़े से बाहर निकलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे सभी रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्य थे। उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी और वे सभी युवा थे, इसलिए उनके बीच संबंध जल्दी ही घनिष्ठ हो गए। उदाहरण के लिए चेंग फेयान एक महिला होते हुए भी अत्यंत वीर थी। लू मिन की तरह वमिलियन बडहॉल की शिष्या होने का लाभ उठाते हुए उन्होंने लू मिन को शराब का एक घड़ा पीने के लिए मजबूर किया। अंत में वो नशे में चूर हो गई, उनकी आंखें धुंधली हो गईं और उनका चेहरा लाल हो गया। वो बेहद खूबसूरत थी। इससे लिंग कोंग, डुआन गैंग, डोंग सी और अन्य लोग भेड़ियों की तरह चिल्लाने लगे और उन्होंने चेंग फी को घेर लिया। चांदी के वस्त्र पहने कुछ बुजुर्गों ने एक तरफ से आवाज लगाई। वे अपनी आंखों में उम्मीद लिए इन युवकों को देख रहे थे। यह मुक्केबाजी की दुनिया थी। यह एक युवा का जोश था जो उमंग और जुनून से भरा हुआ था। वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन उनके बीच दोस्ती की कोई कमी नहीं थी। वे रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के भावी स्तंभ थे। वे इस समूह के लोगों को बड़े होते देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 3 दौर के पेय के बाद रात काफी हो चुकी थी और भोज समाप्त हो गया। सभी लोग समूहों में बंट गए और वापस लौटने लगे। लू मिंग ने उस रात साधना नहीं की। छात्रावास लौटने के बाद उसे अच्छी नींद आई। अगले दिन जब वो उठा तो दोपहर हो चुकी थी। लू मिंग तरोताजा महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी पीठ सीधी की, उसके पूरे शरीर से चटकने जैसी आवाज निकली। उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। उसने देखा कि पेंग शी आंगन के बाहर से उत्साहित चेहरे के साथ लौट रहा था। लू मिंग को देखते ही पेंग शी ने उत्साह से कहा, वरिष्ठ भाई लू मिंग, आप कमाल के हैं। कल वरिष्ठ भाई झांग मुयुन के भोज में आपने किलिन हॉल के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को 3 चालों में हरा दिया। ये खबर पूरे संप्रदाय में फैल गई है। ये कहते हुए पेंग शी ने लू मिंग को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। खबर फैलने की रफ्तार वाकई बहुत तेज है, लू मिंग ने मन ही मन सोचा। बड़े भाई लू मिंग, क्या आपको पता है, मैं अब एक सेलिब्रिटी बन गया हूं क्योंकि मैं आपके साथ एक ही छात्रावास में रहता हूं। जब भी मैं बाहर जाता हूं, मेरे चारों ओर महिला शिष्यों का एक समूह होता है। पांग शी ने बोलना जारी रखा, महिला शिष्याओं का एक समूह आपको घेरे हुए है, आप क्या कर रहे हैं? लू मिंग स्तब्ध रह गया। पैंग शी मुस्कुराया, बेशक, मैं तुम्हारे बारे में जानने आया हूं। मैं तुम्हारी रुचियों के बारे में, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है और क्या तुम्हारी कोई प्रेमिका है, ये सब जानने आया हूं। और कल तुम्हारे बारे में खबर फैलने के बाद तो माहौल और भी भयावह हो गया है। आह! लू मिंग हक्का बक्का रह गया, फिर उसने कड़वी मुस्कान दी। उन्हें ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। एआई, लगता है बहुत ज्यादा मशहूर होना अच्छा नहीं है। लू मिंग ने संतुष्टि भरी आह भरी। वे लड़कियां बहुत उत्साहित थीं। मैं उन्हें रोक नहीं पाई और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया जो मुझे पता था। बड़े भाई लू मिंग, आप मुझे दोष नहीं देंगे, है ना? पेंग शी ने लू मिंग को भोलेपन से देखा। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, बड़े पत्थर। लू मिंग ने पेंग शी के कंधे पर थपथपाते हुए सहजता से पूछा, ठीक है, तुमने क्या कहा? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें परिपक्व महिलाएं पसंद हैं और तुमने पहले ही एक साथी ढूंढ लिया है। वो है मुलैन से बड़ी उम्र की महिला। पेंग शी ने कहा, क्या क्या? लू मिंग लड़खड़ाया और लगभग गिर ही गया। उसने पेंग शी को हैरानी से देखा और कहा, तुमने सचमुच ऐसा कहा? हे भगवान, तुम्हें ये किसने बताया? प्रेम में डूबे उस मूर्ख ने मुझसे कहा। उसने कहा कि तुम हमेशा बड़ी मुलैन का फायदा उठाने की कोशिश करते हो। उसने कहा कि वह तुमसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहता है और जब तुम किसी औरत के साथ होते हो तो अपने दोस्तों को भूल जाते हो। मेरे अवलोकन के अनुसार उसकी बात में कुछ सच्चाई है। पांग शी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, उचित, उचित, बिल्कुल नहीं।
लू मिंग के माथे पर गहरी लकीरें थीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, प्यार में पागल, अभी तुमसे मेरा हिसाब बाकी है। बड़े भाई लू मिंग, आप नाराज क्यों हैं? मैंने जो कहा वो काफी असरदार रहा। कई लड़कियां उदास चेहरे बनाकर चली गईं और कहने लगी कि वे अब आपको परेशान नहीं करेंगी। पांग शी ने बोलना जारी रखा। लू मिंग को लगभग खून की उल्टी हो गई। उसने दोस्त बनाने में लापरवाही बरती थी। अगर यह खबर मुलैन तक पहुंच गई तो वो उसका सामना कैसे करेगा? मुलैन को गलतफहमी नहीं होगी, है ना? इस समय लू मिंग केवल कड़वी मुस्कान के साथ बिना आंसू बहाए रो सकता था। लू मिंग के चेहरे के भाव देखकर पैंग शी ने चिंता से पूछा, बड़े भाई लू मिंग, क्या हुआ? क्या आप असहज महसूस कर रहे हैं? क्या कल की लड़ाई में उन्हें चोट लगी है? नहीं, मुझे बस थोड़ी शांति और सुकून चाहिए। लू मिंग बहुत थका हुआ लग रहा था। अच्छा, ठीक है, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। पांग शी ने इतना कहा और फिर अपने कमरे में लौट गया। लू मिंग रोना चाहता था लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। वह सोच रहा था कि क्या उसे मुलैन को ढूंढकर उसे सब कुछ समझाना चाहिए। छोड़ो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सोचूं तो सीनियर सिस्टर मुलैन की खूबसूरती किसी आपदा से कम नहीं है। उनके बारे में कुछ ख्याल आना स्वाभाविक है ना? हाँ हाँ। लू मिंग मुस्कुराया। उसने जल्दी से खुद को संभाला और बाहर की ओर टहलने लगा। लू मिंग ने अगले कुछ दिनों तक साधना करने की योजना नहीं बनाई थी। वह आराम करना चाहता था। सर्वोच्च मंदिर प्राप्त किए हुए 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था और उसके वंश का पुनर्जन्म शुरू हो चुका था। लू मिंग दिन के हर पल अथक साधना कर रहा था। वो बहुत तनाव में था। हद से ज्यादा करना भी उतना ही बुरा था जितना कि कमी रह जाना। अब उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने की जरूरत थी। अगले 7 दिनों तक लू मिंग जब चाहे आराम कर सकता था या जब चाहे सैर पर जा सकता था। उसने वमिलियन बड पीक के विभिन्न दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। वो दिन में केवल 2 घंटे ही असली युद्ध ड्रैगन तकनीक का अभ्यास करने और अपनी असली ची को मजबूत करने में लगाता था। 7 दिनों के आराम के बाद लू मिंग ऊर्जा से भरपूर था। उसने अपने मन और शरीर को पूरी तरह से खाली कर दिया। सभी नकारात्मक भावनाओं, तनाव और चिंताओं को एक तरफ रख दिया। बड़े भाई लू मिंग, क्या आप कक्षा में आना चाहते हैं? आज एक वरिष्ठ वैज्ञानिक रसायन शास्त्र के बुनियादी ज्ञान पर व्याख्यान देंगे। पैंग शी ने आंगन में लू मिंग से पूछा, रसायन शास्त्र का बुनियादी ज्ञान? लू मिंग ने रुचि भरी नजर से देखा। भले ही कोई मार्शल आर्टिस्ट रसायन शास्त्री न हो और उसे दवाएं बनाना न आता हो, फिर भी अगर उसे कुछ बुनियादी औषधीय ज्ञान हो तो यह उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। उदाहरण के लिए, यह अजीब स्थिति होगी यदि आपको जंगल में कोई अनमोल आध्यात्मिक जड़ी बूटी मिल जाए लेकिन आप उसे पहचान न पाएं। इसके अलावा कुछ ऐसी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी थीं जिन्हें सावधानीपूर्वक चुनना आवश्यक था। यदि आप उन्हें बेतरतीब ढंग से चुनते तो उनके औषधीय गुण नष्ट हो जाते। दूसरी ओर, लू मिंग द्वारा विकसित की गई असली युद्ध ड्रैगन तकनीक में अक्सर कई सामग्रियों को एक साथ मिलाना पड़ता था। हालांकि असली युद्ध ड्रैगन तकनीक में एक गुप्त नुस्खा था, लेकिन यदि किसी को औषधीय ज्ञान होता तो इसे तैयार करना कहीं अधिक आसान होता। लू मिंग लंबे समय से कुछ बुनियादी औषधीय ज्ञान सीखना चाहता था। चलो साथ चलते हैं। लू मिंग मुस्कुराया और पैंग शी के साथ बाहर चला गया। यह वही चौक था जहां उसने आखिरी कक्षा में भाग लिया था। इस समय यहां पहले से ही सैकड़ों लोग मौजूद थे। ये तो सीनियर ब्रदर लू मिंग है। नमस्कार, वरिष्ठ भाई लू मिंग। बुनियादी औषध विज्ञान पाठ्यक्रम सुनने आए सभी छात्र नए थे। उन्होंने लू मिंग को देखते ही आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। अब लू मिंग उनके आदर्श थे। वो उन्हीं के बैच में था, लेकिन उसकी उपलब्धियां उनसे बिल्कुल अलग थीं। उनमें से कई अभी तक मार्शल मास्टर के स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे। कई युवा महिला शिष्याएं भी थीं जो समय समय पर अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से लू मिंग की ओर देखती रहती थीं। लू मिंग ने अपनी नाक को छुआ और अनजान होने का नाटक किया। अरे, ये तो बड़ी मुलैन है। उसके बगल में पैंग शी ने आश्चर्य से कहा। लू मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सिर उठाया और देखा कि चौक से एक आकृति धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है। वो मुलैन थी। मुलैन की निगाहें चारों ओर घूम गईं। लू मिंग को देखकर वो थोड़ी हैरान रह गई। उसकी आंखें एक पल के लिए झपकी, फिर सामान्य होकर बोली, आज मैं तुम्हें रसायन शास्त्र का कुछ बुनियादी ज्ञान सिखाऊंगी। तुममें से अधिकतर लोग रसायन शास्त्री तो नहीं बन पाओगे, लेकिन ज्ञान होना अच्छा है। अब मैं औषधीय जड़ी बूटियों की बुनियादी तैयारी और पहचान से शुरू करती हूँ। फिर मुलैन रसायन शास्त्र के कुछ बुनियादी ज्ञान के बारे में लगातार बोलती रही। लू मिंग ध्यान से सुनता रहा। मुलैन का व्याख्यान कुछ घंटों तक चला।
लू मिंग मंत्रमुग्ध हो गया और उसे लगा कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर सिस्टर मू लैन भी एक लेखक हो? लू मिंग सोचने लगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आप वापस जा सकते हैं, मू लैन ने घोषणा की। फिर उसने लू मिंग की ओर देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। लू मिंग, तुम यहीं रुको। लू मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। बाकी सबने लू मिंग पर निगाहें डाली। फिर उन्हें हाल ही में सुनी गई अफवाहें याद आने लगी। बुजुर्ग मू लैन ने लू मिंग को फिर से यहीं रुकने के लिए कहा। क्या मैंने जो अफवाहें सुनी हैं वे सच हो सकती हैं? कोई रास्ता नहीं। लू मिंग वास्तव में बड़ी म्यू लैन को पसंद करती है? ये तो सामान्य बात है, हर पुरुष को ये पसंद आएगा। मुझे भी ये पसंद है। पल भर में पूरा इलाका फुसफुसाहट की लहर में डूब गया। अभी भी पीछे नहीं हटेंगे, मू लैन ने भौहें चढ़ाकर चिल्लाया। बाकी लोग चौंक गए और जल्दी से वहां से चले गए। बड़े भाई लू मिंग, आपको शुभकामनाएं। पेंग शी के जाने से पहले उसने लू मिंग को हौसला बढ़ाने वाली नजर भी डाली। लू मिंग की पलकें झपकी और वो कुछ बोल नहीं पाया। कुछ ही देर में चौक में केवल लू मिंग और मू लैन ही रह गए। खांसी खांसी। लू मिंग, मैंने सुना है कि तुमने किलिन हॉल के एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी को 3 चालों में हरा दिया। यह मेरी उम्मीदों से परे है, मू लैन ने खांसते हुए कहा। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद सीनियर सिस्टर मू लैन, मैं बस भाग्यशाली थी, लू मिंग ने विनम्रता से कहा। लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि दिव्य वन्य महाद्वीप विशाल और असीम है। यहाँ अनगिनत साम्राज्य है। धधकते सूर्य का साम्राज्य तो पूरे दिव्य वन्य महाद्वीप के सामने सागर में एक बूंद मात्र है। स्वाभाविक रूप से यहाँ अनगिनत प्रतिभावान लोग हैं। यद्यपि आपने अब तक कुछ उपलब्धियां हासिल कर ली है, फिर भी उन महान शक्तियों की तुलना में आप अभी भी बहुत पीछे हैं। इसीलिए आप लापरवाही नहीं कर सकते। आपकी उम्र में आपको खेती बाड़ी पर ध्यान देना होगा। आप किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकते। मू लैन ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी। वे यहाँ है। लू मिंग जानता था कि मू लैन आखिरकार मुख्य बिंदु पर पहुंच गई है। मैं अपनी साधना पर कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मुझे आश्चर्य है कि सीनियर सिस्टर मू लैन किन अन्य मामलों की बात कर रही है। लू मिंग ने जवाब जानते हुए भी सवाल पूछा। ये आपको नहीं पता? मू लैन की आंखें झपकते ही उसने यह बात कही। बेशक मुझे नहीं पता। मैं इतने समय से एकांत साधना में था, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। लू मिंग अनजान बनने का नाटक करता रहा। वो ये, मू लान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसकी खूबसूरत आंखें नम थीं। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, इस दौरान बाहर अफवाहें फैल रही हैं कि तुम, जिसे तुम पसंद करते हो वो मैं हूं। क्या ये सच है? अरे, ऐसा भी कुछ होता है। लू मिंग ने जानबूझकर खुद को झटका दिया। फिर उसने एक हाथ से अपनी थोड़ी पकड़ी और मू लैन को ऊपर से नीचे तक देखा। मू लैन असहज महसूस कर रही थी। उसने उसे घूरकर कहा, लू मिंग, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? श्रीमती मू लान, आप इतनी खूबसूरत हैं, कौन सा पुरुष आपकी सुंदरता से मोहित नहीं होगा? लू मिंग ने सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। क्या अफवाहें सच हो सकती हैं? मू लैन का दिल जोर से धड़कने लगा। हे, लू मिंग मुस्कुराया और धीरे धीरे मू लैन के पास पहुंचा। उसकी निगाहें सीधे उसकी आंखों में थीं। मू लैन का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भरी थी और वो घबराई हुई लग रही थी। इस क्षण लू मिंग अचानक मुस्कुराया और बोला, नकली। इतना कहकर लू मिंग हंसते हुए मुड़ा और चला गया, जिससे मू लैन अचंभित रह गई। काफी देर बाद मू लैन ने दांत भींचकर चिल्लाते हुए कहा, लू मिंग। लू मिंग, जो पहले ही काफी दूर जा चुका था, अचानक बिना किसी कारण के कांप उठा। क्या तुमने इसे अभी खेला? लू मिंग ने बुदबुदाया। हालांकि मू लैन के अभी अभी के शर्मिंदा चेहरे को याद करके उसका मूड अच्छा हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बड़े भाई लू मिंग, क्या आपको सफलता मिली? किनारे पर घास के ढेर से अचानक एक आकृति बाहर निकली। लू मिंग चौंक गया। घोंसला, बड़ा पत्थर, तुम यहाँ किस लिए छिपे हो? पेंग शी को देखकर लू मिंग अवाक रह गया। बेशक, मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार कर रहा था सीनियर भाई लू मिंग। मैंने सीनियर भाई लू मिंग को पूरे रास्ते मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ देखा। क्या आप अपने प्यार का इजहार करने में सफल हुए? पांग शी की आंखें चमक उठी। कैसी स्वीकारोक्ति! बड़े पत्थर, बकवास मत करो। मुझे लगता है कि तुम उस लड़के के पीछे पागल आदमी के बहकावे में आ गई हो। लू मिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या ऐसा नहीं है? पांग शी ने अपना सिर खुजाया। बिल्कुल नहीं। बिग रॉक, मैं तुमसे कह रहा हूं, बाहर जाते समय बकवास मत करो।
और उस प्यार में पागल मूर्ख की बकवास पर ध्यान मत दो। लू मिंग ने उसे गंभीरता और संजीदगी से याद दिलाया। पांग शी ने बार बार सिर हिलाकर यह दिखाया कि वो समझ गया है। लू मिंग ने अपना सिर हिलाकर अपनी अवाकता व्यक्त की। कुछ ही समय बाद वे दोनों छात्रावास लौट आए। छात्रावास लौटने के बाद लू मिंग ने फिर से लगन से साधना शुरू कर दी। 7 दिनों के विश्राम के बाद लू मिंग ऊर्जा से भरपूर था और उसका मन शांत था। वो मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास करने में अधिक सहज महसूस कर रहा था। 3 दिन बाद उन्होंने अपने हवाई करतबों में एक और बड़ी सफलता हासिल की और तीसरे स्तर तक पहुंच गए। ब्लैक ग्रेड की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक का तीसरा चरण ब्लैक ग्रेड की निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक के छठे चरण के समकक्ष था। एयर वॉक के इस चरण में लू मिंग बर्फ पर बिना कोई निशान छोड़े चल सकता था और घास की नोकों पर भी चल सकता था। ये सचमुच का हरियाली से भरपूर ग्लाइडर था। अगर वो इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो उसे पानी पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चूंकि वो पहले ही वायु चाल में इस स्तर तक निपुण हो चुका था, इसलिए लू मिंग ने वास्तविक युद्ध ड्रैगन तकनीक और ज्वलंत धातु तकनीक पर अधिक समय व्यतीत किया। शारीरिक विकास की प्रक्रिया वास्तव में बहुत धीमी थी। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद भी लू मिंग का शरीर द्वितीय चरण के निचले स्तर पर ही अटका हुआ था। वह अभी भी द्वितीय चरण के ऊपरी स्तर से काफी दूर था। अपनी साधना के संदर्भ में लू मिंग को लगता था कि वह मार्शल मास्टर स्तर के शिखर पर पहुंच चुका है। वह मार्शल ग्रैंडमास्टर स्तर के बहुत करीब था, बस एक कदम दूर। इसके अलावा लू मिंग को रुकने और संचय करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने वास्तविक युद्ध ड्रैगन तकनीक का अभ्यास कर लिया था और पहले ही तीसरे चरण तक पहुंच चुका था। उसकी आवश्यक ची की सघनता और घनत्व सामान्य आवश्यक ची से 4 गुना अधिक था। उसका संचय पहले से ही पर्याप्त मजबूत था। जब तक वो इसे पूर्णता तक विकसित करता रहेगा, तब तक वो स्वाभाविक रूप से सफलता प्राप्त करने में सक्षम होगा। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही 20 दिन और गुजर गए। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय ने एक बार फिर अपने वार्षिक भर्ती दिवस का स्वागत किया। लू मिंग को रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में शामिल हुए 1 साल हो चुका था। इन कुछ दिनों में शुवानजियान शहर बेहद जीवंत हो उठा था। हर तरफ युवा लड़के लड़कियां ऊर्जा से भरपूर नजर आ रहे थे। मूल्यांकन के दिन रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के पर्वतीय द्वार के सामने लंबी कतार लगी हुई थी। लू मिंग लापरवाही से चलते हुए सामने वाले पहाड़ के पास एक चौक पर पहुंचा। जो लोग मूल्यांकन में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें यहां आकर यह चुनना होगा कि वे किस परिसर में शामिल होना चाहते हैं। आओ आओ आओ, मैं एजियो ड्रैगन हॉल में शामिल हो गया हूं। एजियो ड्रैगन हॉल चारों महान हॉलों में सबसे पुराना है। वे व्हाइट टाइगर हॉल में आए हैं। व्हाइट टाइगर हॉल चारों हॉलों में सबसे मजबूत है। चारों हॉल में मौजूद शिष्य चिल्ला रहे थे। चौक पर परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके नए शिष्य 2 या 3 के समूहों में इकट्ठा होकर चर्चा करने लगे। आइए व्हाइट टाइगर हॉल में शामिल हों। व्हाइट टाइगर हॉल चारों हॉलों में सबसे मजबूत है। व्हाइट टाइगर हॉल में शामिल होकर आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। तुम्हें क्या पता? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि चारों हॉलों के कांस्य शिष्यों में भी कांस्य श्रेणी होती है? मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर हॉल के शिष्य कांस्य श्रेणी में पहले और दूसरे स्थान पर भी नहीं है। मैंने भी इसके बारे में सुना है। कहा जाता है कि कांस्य पदक सूची में पहला स्थान वर्मिलियन बड हॉल के लू मिंग का है। वो पिछले साल ही शामिल हुए थे और शामिल होते ही कांस्य पदक सूची में पहले स्थान पर पहुंच गए। ये भी कहा जाता है कि कुछ समय पहले ही उन्होंने किलिन हॉल के एक विशेष वंश के शिष्य को भी हराया था। क्या ये तो कमाल है। आपको कैसे पता चला? मेरा बड़ा भाई रजत रैंक का शिष्य है, उसने मुझे ये बात जरूर बताई होगी। तो चलिए वर्मिलियन बड हॉल में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। कुछ युवकों ने थोड़ी देर तक चर्चा की और फिर वर्मिलियन बड हॉल के प्रवेश द्वार की ओर चल दिए। चलो चलते हैं। मैं वर्मिलियन बड हॉल में शामिल होना चाहती हूँ। लू मिंग मेरी आदर्श और मेरा लक्ष्य है। मुझे इस साल सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का खिताब जीतना ही है। दूसरी ओर कुछ लोग भी आ रहे थे। उनमें से एक वीर भावना वाला युवक था। लू मिंग के पीछे भाग रहे हो? ज्यादा सोच रहे हो क्या? आम लोग भला उस तरह के इंसान को कैसे पकड़ सकते हैं? दूसरे युवक ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। उनमें से कुछ लोग आपस में झगड़ पड़े और पंजीकरण कराने के लिए वर्मिलियन बड हॉल चले गए। वर्मिलियन बड हॉल में पंजीकरण विभाग की प्रभारी छात्रा मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रही थी। दूसरे प्रांगणों के शिष्य बेहद ईर्ष्यालु थे। लू मिंग मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अब इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। यहां तक कि कई किशोर, जिन्होंने अभी तक संप्रदाय में प्रवेश नहीं किया था, उसका नाम सुन चुके थे। इसके अलावा इसने वर्मिलियन बड हॉल के भर्ती अभियान में भी मदद की, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी।
उसके बाद लू मिंग बिना रुके वर्मिलियन बड हॉल की ओर चल पड़ा। छोटे भाई लू मिंग, वर्मिलियन बड हॉल के पंजीकरण विभाग के प्रभारी एक शिष्य ने लू मिंग को देखा और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। अचानक ही संप्रदाय में अभी अभी शामिल हुए शिष्यों ने अपनी निगाहें लू मिंग पर टिका दी। लू मिंग, क्या वो लू मिंग हो सकता है? इतना जवान, वो तो लगभग हमारी ही उम्र का है। बकवास। लू मिंग पिछले साल शामिल हुआ एक शिष्य था। जाहिर है उसकी उम्र लगभग हमारी ही है। ये लू मिंग है, ये कितना सुंदर है। नए शिष्य, चाहे वे लड़के हों या लड़कियां, लू मिंग को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। लू मिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ वरिष्ठ शिष्य को सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर वह वर्मिलियन बड हॉल की ओर चल पड़ा। अब महान मार्शल मास्टर के क्षेत्र में प्रवेश करने का समय आ गया है। लू मिंग ने बुदबुदाया। आज उनके बाहर आने का मुख्य कारण आराम करना और अपनी मानसिक स्थिति को सुधारना था। वे महान मार्शल मास्टर के स्तर तक पहुंचने वाले थे। कांस्य पदक सूची में सफलता हासिल करने वाले वो पहले व्यक्ति नहीं थे। 6 महीने पहले उसने सुना था कि झांग मुयुन ने मार्शल ग्रैंडमास्टर स्तर में प्रवेश कर लिया है। उनका मानना था कि कई प्रतिभाशाली लोग जो 1 या 2 साल से कांस्य रैंक पर थे, वे आगे बढ़ने का विकल्प चुनेंगे। लू मिंग अपने छात्रावास में वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वो वर्मिलियन बड पीक के ऊपरी हिस्से की ओर चल पड़ा। जिस जगह वह जा रहा था उसे क्लैम गुफा कहा जाता था। यह वर्मिलियन बड हॉल में एक काफी प्रसिद्ध साधना स्थल था। किंवदंती के अनुसार इस स्थान पर कभी एक असली फीनिक्स रहता था, इसलिए इसे फीनिक्स गुफा कहा जाता था। बेशक यह महज एक किंवदंती थी, बहुत कम लोग इस पर विश्वास करते थे। असल में हो एक प्राचीन दिव्य प्राणी था। ये बहुत पहले ही दुनिया से लुप्त हो चुका था। कुछ लोगों का मानना था कि सुदूर अतीत में शायद वहां कोई सर्वोच्च उड़ने वाला दानव निवास करता रहा होगा। क्योंकि सीप की गुफा में आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत समृद्ध थी और यह अग्नि तत्व की ओर झुकी हुई थी, जो किसी भी प्रकार की सफलता के लिए बहुत उपयुक्त थी। सामान्य परिस्थितियों में यदि वर्मिलियन बड हॉल का कोई शिष्य साधना करने के लिए किकी गुफा में प्रवेश करना चाहता था तो उसे योगदान अंक देने पड़ते थे। इसके अलावा केवल योगदान अंक होने से उन्हें प्रवेश नहीं मिल सकता था। स्थानों की संख्या अत्यंत सीमित थी और प्रत्येक माह निश्चित संख्या में ही लोग प्रवेश कर सकते थे। हालांकि लू मिंग को किसी भी योगदान अंक की आवश्यकता नहीं थी। ये पुरस्कार उसे वर्मिलियन बड हॉल द्वारा तब दिया गया था जब उसने 4 प्रांगणों के बीच प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वह बिना किसी योगदान अंक के 1 महीने के लिए साधना करने के लिए क्लैम गुफा में प्रवेश कर सकता था। यात्रा सुगम और बिना किसी बाधा के रही। बहुत जल्द लू मिंग सीप की गुफा में पहुंच गया। कुन गुफा का प्रवेश द्वार एक पत्थर के दरवाजे से बंद था। दरवाजे के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति पहरा दे रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो गतिहीन था। रुको, क्लैम गुफा वर्मिलियन बड हॉल में एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अचानक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली। लू मिंग को ऐसा लगा जैसे 2 तलवारों जैसी रोशनी निकल रही हो। बूढ़े व्यक्ति के शरीर से पहाड़ के समान शक्तिशाली आभा निकल रही थी। एक विशेषज्ञ, वो निश्चित रूप से मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर के विशेषज्ञ है। लू मिंग का दिल हिल उठा। ये कनिष्ठ छात्र साधना करने के लिए किकी गुफा में गया था। लू मिंग ने मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया। खेती की गई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस महीने के लिए कोई कोटा नहीं है। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं लू मिंग हूं। डीन यान ने कहा है कि मैं कभी भी आ सकता हूं। लू मिंग ने अपना ज़ेड कार्ड निकाला और उसे बुजुर्ग को दे दिया। आप लू मिंग हैं? बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी। उसने ज़ेड का पहचान पत्र उठाया और उसे देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, जी हाँ, आप कभी भी प्रवेश कर सकते हैं। समय सीमा 1 महीना है। अंदर जाइए। बूढ़े व्यक्ति ने लू मिंग को ज़ेड का पहचान पत्र लौटा दिया। हाथ के इशारे से ही लुआन क्यूई गुफा का पत्थर का दरवाजा खुल गया। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। लू मिंग ने एक बार फिर अपनी मुठियां जोड़ी और अंदर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही लू मिंग ने सीप की गुफा में प्रवेश किया, उसे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रबल प्रवाह महसूस हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन है कि यह बाहरी ऊर्जा से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। लू मिंग मन ही मन हैरान रह गया। वह अभी अभी गुफा में दाखिल हुआ था, लेकिन वहां पहले से ही इतनी प्रचुर मात्रा में आकाश और पृथ्वी की लिंग ऊर्जा मौजूद थी। यदि वह यहां लंबे समय तक साधना करता तो उसकी साधना की गति निश्चित रूप से अत्यंत प्रचंड हो जाती। दुर्भाग्यवश यह असंभव था, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा के उत्पादन की गति सीमित थी। लू मिंग अंदर की ओर चलता रहा।
कुछ दर्जन मीटर चलने के बाद उसने देखा कि गुफा के दोनों ओर पत्थर के कमरे बने हुए थे। ये शायद साधना करने आने वाले लोगों के लिए थे। लू मिंग अंदर की ओर चलता रहा। वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा और भी सघन होती जा रही थी। 100 मीटर की गहराई में जाने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की लिंग ची ऊर्जा पहले से ही बाहर की तुलना में 10 गुना से अधिक हो गई थी। ये गुफा में सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा वाला स्थान था। लू मिंग आगे नहीं बढ़ा। वो बगल में बने एक पत्थर के कमरे में गया और पत्थर का दरवाजा बंद कर लिया। फिर वो पालथी मारकर बैठ गया। लाल रंग की तेज रोशनी के साथ आत्मा को भस्म करने वाली वंश परंपरा प्रकट हुई। जब उसकी वंश परंपरा 5वें स्थान पर पहुंच गई तो उसकी आत्मा को भस्म करने वाली वंश परंपरा थोड़ी और बढ़ गई, और यह एक छोटे सांप से कम नहीं थी। आत्मा को भस्म करने वाली रक्तरेखा प्रकट हुई। उसने अपना मुंह खोला और सांस ली। आसपास की आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होकर लू मिंग की ओर एकत्रित हुई। ये रक्तरेखा द्वारा अवशोषित होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो गई और लू मिंग के शरीर में प्रवाहित होने लगी। लू मिंग ने वास्तविक युद्ध ड्रैगन तकनीक का अभ्यास किया और अपने शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को लगातार परिष्कृत करते हुए आवश्यक ची में परिवर्तित किया। लू मिंग की साधना लगातार सघन होती जा रही थी और वह मार्शल ग्रैंडमास्टर स्तर के बेहद करीब पहुंच रही थी। लू मिंग को सफलता हासिल करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने अपने राज्य को निखारने और अपनी नींव को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। पलक झपकते ही 20 दिन से अधिक समय बीत गया। ये समय है। लू मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी नसों में ऊर्जा का चक्रवात तेजी से घूमने लगा। उसकी नसों में ऊर्जा नदी के पानी की तरह उमड़ने लगी। ऊर्जा की हर धारा एक छोटे से असली अजगर की तरह थी। गरज गरज। लू मिंग को ड्रैगन की दहाड़ भी सुनाई दे रही थी। उसकी सारी वास्तविक ऊर्जा एक जगह एकत्रित हुई और महान मार्शल मास्टर की बाधा को पार करने लगी। धमाका धमाका। धमाकों की एक श्रृंखला की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी सुनाई दी। बेशक बाहरी दुनिया इसे सुन नहीं सकती थी। ये सब कुछ लू मिंग के शरीर के अंदर घट रहा था। दुनिया में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार एकत्रित होती रही और लू मिंग के शरीर में प्रवाहित होती रही, जिससे उसकी आवश्यक ऊर्जा की भरपाई होती रही। कुछ समय बाद लू मिंग का शरीर अचानक कांप उठा और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस आभा की शक्ति पहले से 10 गुना अधिक थी। इस समय लू मिंग का शरीर एक ब्लैक होल की तरह था। संसार की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से लू मिंग की ओर एकत्रित हो रही थी। उसने उस सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसे और भी अधिक शक्तिशाली मूल ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। इतना शक्तिशाली, क्या यह मार्शल ग्रैंडमास्टर स्तर है? उसकी वास्तविक ची 9वीं श्रेणी के शिखर मास्टर स्तर की ची से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। लू मिंग बेहद खुश था। संक्षिप्त करो। लू मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसके हाथों में एक धधकती लाल भाला प्रकट हो गया। ची को हथियारों में संघनित करना एक ऐसी तकनीक थी जिसका उपयोग केवल महान मार्शल आर्ट के उस्ताद ही कर सकते थे। सच्ची ची ऊर्जा एक हथियार में संघनित हो गई और यह एक वास्तविक आध्यात्मिक हथियार की तरह ठोस थी। हालांकि इसकी तुलना वास्तविक आध्यात्मिक हथियार से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह उससे बहुत दूर भी नहीं थी। इसकी खासियत यह थी कि जब तक किसी की सच्ची ची ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक यह अनंत हो सकती थी। भन भन। लू मिंग ने हाथ हिलाया और उसके हाथ में मौजूद लंबा भाला बिजली की तरह तेजी से निकला। एक झटके में उसने पत्थर के कमरे की आधी से ज्यादा दीवार को भेद दिया। हालांकि भाला उसके हाथ से निकलते ही तुरंत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और गायब हो गया। ऐसा कहा जाता था कि जब कोई उन्नत महान मार्शल मास्टर के स्तर तक पहुंच जाता है तो उसके द्वारा निर्मित हथियार नष्ट नहीं होता और कुछ दिनों के बाद वह इसे वास्तविक हथियार की तरह ही युद्ध के लिए दूसरों को उधार भी दे सकता है। मार्शल ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने के बाद लू मिंग की युद्ध शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। हालांकि वो तुरंत वहां से नहीं गया। इसके बजाय उसने साधना जारी रखी। लुआन ची गुफा में साधना करने के लिए उसके पास केवल 1 महीना था। उसे अपनी साधना को सुदृढ़ करने के लिए अभी भी कुछ दिनों की आवश्यकता थी। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। लू मिंग उठा और सीप की गुफा से बाहर निकलकर छात्रावास की ओर चल पड़ा। जब वह छात्रावास लौटा तो उसने देखा कि हुआ ची आंगन में अकेली बैठी हुई है और किसी सोच में डूबी हुई है। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही है। लू मिंग, तुम वापस आ गए। मैं कुछ दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लू मिंग को कमरे में प्रवेश करते देख हुआ ची की आंखें चमक उठी। मेरा इंतजार करोगे? क्या बात है? लू मिंग ने पूछा। मैं कुछ समय के लिए रहस्यमयी तलवार संप्रदाय से दूर जा रहा हूं, इसलिए मैं आपसे विदाई लेना चाहता था।
हुआ ची ने कहा, रहस्यमयी तलवार संप्रदाय छोड़ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? लू मिंग दंग रह गया। हुआ ची ने गहरी सांस ली, मानो उसके मन में बहुत कुछ चल रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने कहा, घर पर कुछ हो गया है, इसलिए मुझे जल्दी वापस जाना होगा। मुझे डर है कि मैं लंबे समय तक रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में वापस नहीं आ पाऊंगा। क्या आप लंबे समय से रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में वापस नहीं गए हैं? लू मिंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। सच तो यह है कि हुआ ची हमेशा से ही उनकी नजरों में एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति रही थी। हुआ ची ने कभी अपने पृष्ठभूमि के बारे में नहीं बताया था। लू मिंग और पांग शी को यह भी नहीं पता था कि हुआ ची की वंश परंपरा किस स्तर की है। वे केवल इतना जानते थे कि हुआ ची की प्रतिभा अद्भुत थी। जब हुआ ची ने पहली बार संप्रदाय में प्रवेश किया था, तब उसकी साधना का स्तर प्रथम श्रेणी के मास्टर स्तर पर था। एक वर्ष बाद उसकी साधना का स्तर बढ़कर छठे श्रेणी के मास्टर स्तर पर पहुंच गया था। एक साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी यह बहुत चौंकाने वाली बात थी। यह निश्चित रूप से एक असाधारण प्रतिभा थी। इसके अलावा उन्हें केवल इतना पता था कि हुआ ची बहुत अमीर था। पहले वे सब दोस्त थे और लू मिंग और पैंग शी ने आगे पूछताछ नहीं की। आखिर हर किसी के अपने अपने रहस्य होते हैं। अब लू मिंग थोड़ा उत्सुक हो गया था। हालांकि हुआ ची ने कुछ नहीं कहा, इसलिए लू मिंग ने नहीं पूछा। अगर मौका मिला तो हम फिर मिलेंगे। लू मिंग ने अपनी मुठियां जोड़ ली। लू मिंग, बिग रॉक ने 7 दिन पहले डोंगई जनजाति का सफाया करने का मिशन स्वीकार किया था और वह डोंगक्यू शहर की ओर जा रहा है। जब आप उससे मिलें तो कृपया मेरी ओर से उसे अलविदा कह देना, उसने कहा। हुआ ची ने बोलना जारी रखा। ठीक है, कोई बात नहीं। रुको, डोंगई को नष्ट करना है। आखिर चल क्या रहा है? लू मिंग ने सिर हिलाना शुरू किया, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसने आश्चर्य से पूछा। पूर्वी बर्बर जनजाति समुद्र के किनारे पहाड़ों में रहती थी। उनकी संख्या लाखों में थी और वे राक्षसी जीवों से संवाद कर सकते थे। वे जलते सूर्य साम्राज्य के पूर्व में स्थित क्षेत्रों के लिए एक बड़ा खतरा थे। धधकते सूरज का पूर्वी भाग रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के संरक्षण में था, इसलिए पूर्वी बर्बर जनजाति के पास समुद्र के किनारे पहाड़ों में छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या डोंगई लोगों ने कोई कदम उठाया? हाँ, हुआ ची ने सिर हिलाया। 12 दिन पहले डोंगई जनजाति ने डोंगक्यू शहर के आसपास के क्षेत्र पर हमला करने के लिए 10 लाख सैनिकों की एक सेना भेजी थी। उन्होंने एक के बाद एक 6 शहरों पर कब्जा कर लिया और अंततः डोंगक्यू शहर में उन्हें रोक दिया गया। इस संप्रदाय ने चारों प्रांगणों के शिष्यों को डोंगई जाति का सफाया करने का मिशन सौंपा है। डोंगई जाति और उनके नेतृत्व में चलने वाले राक्षसी जीवों को मारने पर उन्हें योगदान अंक मिलेंगे। अब चारों प्रांगणों के कई शिष्य पूर्वी क्यू शहर की ओर जा रहे हैं। लू मिंग ने सिर हिलाया। उसे मोटे तौर पर समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। समुद्र के किनारे फैली पर्वत श्रृंखला अनंत तक विस्तृत थी, जो धधकते सूरज साम्राज्य के पूरे पूर्वी क्षेत्र को घेरे हुए थी। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय का स्थान समुद्र के किनारे स्थित पर्वत श्रृंखला के लगभग मध्य में ही था। उत्तर और दक्षिण के बीच अभी भी काफी दूरी थी। ईस्ट लेकिंग सिटी रहस्यमयी तलवार संप्रदाय से लगभग 20,000 मील दक्षिण में तटीय पहाड़ों के निकट स्थित थी। चिंता मत करो, मैं बिग रॉक को जरूर बता दूंगा। लू मिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। हुआ ची के बोलने के बाद वह बाहर चला गया। कुछ कदम चलने के बाद वह रुका और मन ही मन बुदबुदाया, लू मिंग, अगर मौका मिले तो तुम और बिग रॉक मुझे ढूंढने के लिए शाही राजधानी आ सकते हो। शाही राजधानी? लू मिंग की आंखें अचानक चमक उठीं। क्या ऐसा हो सकता है कि हुआ ची का घर शाही राजधानी में था? हुआ ची ने और कुछ नहीं कहा और तेजी से बाहर निकल गई। पलक झपकते ही वो गायब हो गई। शाही राजधानी? मैं वहां कभी न कभी जरूर जाऊंगा, लू मिंग ने बुदबुदाया। लू मिंग ने कुछ देर सोचा और मिशन हॉल की ओर चल पड़ा। वो डोंगई जनजाति का सफाया करने का कार्यभार संभालने जा रहा था। डोंगई जनजाति और उनके राक्षसी जानवरों को मारने से न केवल उसे योगदान अंक मिलेंगे, बल्कि वो उनके रक्त का सार ग्रहण करके अपनी साधना शक्ति भी बढ़ा सकेगा। यह एक तीर से 2 निशाने साधने जैसा था। मिशन हॉल पहुंचते ही उसे आसानी से एक मिशन मिल गया। मिशन टोकन मिलने के बाद लू मिंग पूर्वी शहर की ओर दौड़ पड़ा। वो अपने घोड़े पर सवार होकर नहीं आया, बल्कि अपनी चलने की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से वहां पहुंचा। अपनी वर्तमान चाल चलन तकनीक के साथ वो हरे रंग के घोड़े की तुलना में कहीं अधिक तेज था, और तेजी से दौड़ने की प्रक्रिया उसकी चाल चलन तकनीक को निखारने की प्रक्रिया भी थी। ऊंची ऊंची सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए लू मिंग का शरीर हवा के झोंके की तरह हल्का था, मानो उसका कोई वजन ही न हो।
उसने पैर की उंगलियों के बल घास पर कदम रखा और उसका शरीर दर्जनों मीटर आगे उड़ गया। वह हंस की तरह फुर्तीला था और पलक झपकते ही गायब हो गया। इतनी तेज गति से लू मिंग महज 3 दिनों में डोंगक्यू शहर के बाहर पहुंच गया। डोंगक्यू शहर निस्संदेह एक बड़ा शहर था। शहर की दीवार 30 मीटर से अधिक ऊंची थी, जो कि उग्र हवा वाले शहर की दीवार से कई गुना बड़ी थी। इस समय डोंगक्यू शहर का द्वार पूरी तरह से बंद था। शहर की दीवार लोहे के कवच पहने सैनिकों द्वारा भारी सुरक्षा से घिरी हुई थी। रुको, तुम कौन हो? जब लू मिंग शहर के द्वार पर पहुंचा तो शहर की दीवार पर तैनात एक कवचधारी जनरल ने जोर से पूछा। मैं रहस्यमयी तलवार संप्रदाय का शिष्य हूं। लू मिंग ने अपना जेड कार्ड निकाला और उसे धीरे से लहराया। जेड कार्ड उड़कर शहर की दीवार पर जा लगा। ये सचमुच रहस्यमयी तलवार संप्रदाय का शिष्य है, द्वार खोलो। कवचधारी जनरल ने जेड का पहचान पत्र देखा और उसे लू मिंग की ओर वापस फेंक दिया। फिर उसने अपने निर्देश दिए। काका, शहर का द्वार खुला और लू मिंग अंदर चला गया। लू मिंग के प्रवेश करते ही शहर का द्वार तुरंत बंद कर दिया गया। शहर के द्वार के पीछे शहर की दीवार पर तैनात सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक बख्तरबंद सैनिक थे। डोंगक्यू शहर की रक्षा धधकते सूरज साम्राज्य की सेना कर रही थी। उनके पास 50,000 सैनिक थे, जिनमें से सभी कुलीन वर्ग के थे। उनका उद्देश्य डोंगई जनजाति को डराना था। अब जबकि शाही परिवार का पतन हो रहा था और संप्रदायों का उदय हो रहा था, धधकते सूरज साम्राज्य की सेनाएं ऊपरी तौर पर तो शाही परिवार की बात सुनती हुई प्रतीत हो सकती थीं, लेकिन वास्तविकता में वे एक ही संप्रदाय की बात सुनने के लिए अधिक इच्छुक थीं। उदाहरण के लिए, पूर्वी क्षेत्र के दुर्लभ शहर की सेना देखने में तो शाही परिवार के अधीन लगती थी, लेकिन वास्तव में वह रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के अधीन थी। इसलिए जब भी कोई घटना घटती, वे उसकी सूचना रहस्यमयी तलवार संप्रदाय को देते थे। युवक वीर, रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के सभी शिष्य पहले शिविर में हैं। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। एक सैनिक लू मिंग के पास गया और बोला। ठीक है। लू मिंग ने सिर हिलाया। वो सैनिक के पीछे पीछे कैंप नंबर 1 की ओर चल पड़ा। शिविर में प्रवेश करते ही उसे शोर सुनाई दिया। ये तो मजाक है, तुम लोग तो चौथी कक्षा के मास्टर लेवल तक भी नहीं पहुंचे हो, फिर भी इस मिशन को हाथ में लेने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम लोग योगदान अंकों के लिए पागल हो गए हो? क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने युद्ध के मैदान में रहस्यमयी तलवार संप्रदाय को शर्मिंदा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चौथी कक्षा के मास्टर के दायरे से नीचे के कुछ बेकार लोग, समय आने पर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। लू मिंग के कानों में अहंकार भरी आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। लू मिंग आवाज की दिशा में आगे बढ़ा और वहां तक गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने लोगों के कुछ समूहों को एक साथ इकट्ठा देखा। वे सभी युवा थे और एक ही नजर में वह समझ गया कि वे रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्य थे। बेवकूफ, लू मिंग ने लोगों के छोटे समूह में पेंगशी को एक नजर में ही पहचान लिया। इस समय पेंगशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो 3-4 अन्य लोगों के साथ था और लोगों के एक अन्य समूह ने उसे घेर लिया था। हम वाकई कमजोर हैं, लेकिन हम मोर्चे पर नहीं रहेंगे। कम से कम हम जाकर कुछ बिखरे हुए डोंगई लोगों को मार तो सकते हैं, है ना? पेंगशी ने धीमी दबी हुई आवाज में कहा। बिखरे हुए डोंगई को मार डालोगे? तो तुम यहां हमारा फायदा उठाने आए हो। अभी के अभी संप्रदाय में वापस जाओ। व्हाइट टाइगर हॉल के लाभों का फायदा तुम नहीं उठा सकते। त्रिकोणीय आकार की आंखों वाला एक युवक पेंगशी के उस पार से चिल्लाया। बकवास, किसने कहा कि हम उनका फायदा उठा रहे हैं? मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। पांगशी ने जोर से जवाब दिया। त्रिकोणीय आंखों वाले युवक की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर जवाब देने की? क्या तुम मार खाना चाहते हो? वहां कुछ अन्य रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्य भी मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। वे सभी बस तमाशा देख रहे थे। क्या तुम मार खाना चाहते हो? तुम किसे पीट सकते हो? लू मिंग चलकर पास आया और उदासीनता से बोला, कौन है भाई? त्रिभुजाकार आंखों वाले युवक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी चमकदार आंखें लू मिंग की ओर घूमी, लेकिन लू मिंग का चेहरा देखते ही उसका चेहरा भावहीन हो गया। लू मिंग, त्रिभुजाकार आंखों वाले युवक ने स्तब्धता में कहा। अन्य लोगों के भावों में भी थोड़ा बदलाव आया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिलचस्पी से देख रहे थे। इस बार न केवल कांस्य के शिष्य थे, बल्कि चांदी के भी कई शिष्य थे। बड़े भाई लू मिंग, आप भी यहाँ हैं। पेंगशी लू मिंग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। अरे बेवकूफ, लू मिंग मुस्कुराया और पास चला गया। फिर उसने त्रिकोणीय आंखों वाले युवक की ओर देखा और कहा,
अभी तुमने किसे मारने की बात कही थी? मैं त्रिभुजाकार आंखों वाला वो युवक काफी देर तक हकलाता रहा लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। लू मिंग, छोटे भाई मिंग, ये सब उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। वे वर्मिलियन बड हॉल के शिष्य हैं, है ना? उनकी साधना का स्तर बहुत कम है, चौथी श्रेणी के मास्टर स्तर तक भी नहीं। ऐसी साधना के साथ युद्ध के मैदान में जाना उनके लिए बहुत खतरनाक है। छोटे भाई मिंग उनकी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। इसी क्षण त्रिकोणीय आंखों के पीछे से एक युवक चलकर आया। हाँ, यही बात है। इस युवक को देखकर त्रिकोणीय आंखों वाले युवक का साहस बढ़ गया। ओह ओह, लू मिंग ने जवाब दिया और फिर त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा साधना स्तर क्या है? मैं छठी कक्षा के शिखर का उस्ताद, त्रिकोणीय आंखों ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। सिर्फ छठी श्रेणी के मास्टर स्तर पर इतनी कम साधना के साथ युद्धक्षेत्र में जाना बहुत खतरनाक है। जल्दी से यहां से चले जाओ। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, लू मिंग ने धीमी आवाज में कहा। उसने अंत में ये भी जोड़ा, आप। त्रिकोणीय आंखों वाले का चेहरा लाल हो गया। लू मिंग, अपनी बातों को तोड़ मरोड़कर पेश मत करो, एक अन्य युवक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। तुम खुद को क्या समझते हो? लू मिंग ने उसे तिरछी नजर से देखा। लू मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मत सोचो कि कांस्य रैंक में प्रथम होने मात्र से तुम इतने घमंडी हो सकते हो। चाहे तुम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, तुम केवल कांस्य रैंक के शिष्यों के बीच ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हो। बड़े भाई डू रजत रैंक के शिष्य और द्वितीय श्रेणी के महान मार्शल मास्टर हैं। वे तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं। अब जब मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूं, तो कृतघ्न मत बनो। त्रिकोणीय आंखों वाले उस युवक ने लू मिंग की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। हालांकि लू मिंग की युद्ध क्षमता बेहद शक्तिशाली थी, फिर भी वह अंततः केवल मास्टर स्तर पर ही था। हालांकि उसके पास असाधारण प्रतिभा थी और वह प्रथम श्रेणी के महान मार्शल मास्टर को हरा सकता था या यहां तक कि मार भी सकता था, फिर भी वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि महान मार्शल मास्टर के क्षेत्र में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दो अलग अलग अवधारणाएं थीं। प्रथम श्रेणी के महान मार्शल मास्टर का द्वितीय श्रेणी के महान मार्शल मास्टर से सामना होने पर लू मिंग के पास पलटवार करने की लगभग कोई शक्ति नहीं थी। यही उस त्रिभुजाकार आंखों वाले युवक के आत्मविश्वास का आधार था। उसे विश्वास नहीं था कि लू मिंग द्वितीय श्रेणी के महान मार्शल मास्टर से लड़ सकता है। द्वितीय श्रेणी के महान गुरु का दर्जा, इसीलिए तो वह इतना अहंकारी है। लू मिंग के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे। उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अपनी हथेली लहराई। त्रिभुजाकार आंखों वाले युवक का शरीर हवा में उड़ गया। मुझे आपकी दयालुता की सराहना करना नहीं आता, तो क्या हुआ? लू मिंग की धीमी आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ। त्रिकोणीय आंखों वाला युवक जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। लू मिंग, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता? बड़े भाई डू का चेहरा उदास था। लू मिंग ने उन्हें जरा भी सम्मान नहीं दिया। उसने उनके सामने त्रिकोणीय आंखों से एक थप्पड़ मारा। यह उनके चेहरे पर एक अप्रत्यक्ष तमाचा था। बेशक कोई न कोई ऐसा है जो मुझे ठीक कर सकता है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो व्यक्ति आप नहीं हो सकते। लू मिंग ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराया। बड़े भाई, आपको मेरा बदला लेना होगा। इस समय त्रिभुजाकार आंखों वाला व्यक्ति उठने के लिए संघर्ष कर रहा था और तीखी आवाज में चिल्लाया। दुर्भाग्य से उसके चेहरे का एक हिस्सा सूअर के सिर की तरह सूजा हुआ था। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके कुछ दांत टूट गए थे। वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। वरिष्ठ भाई डू का चेहरा और भी बिगड़ गया। उनके बगल में व्हाइट टाइगर हॉल के कुछ अन्य रजत श्रेणी के शिष्य भी कठोर भावों के साथ आगे बढ़े। हालांकि वे सभी प्रथम श्रेणी के महान मार्शल मास्टर थे। ये लू मिंग अभी भी पहले की तरह ही दबंग है। एक तरफ दूसरे आंगनों से कुछ शिष्य देख रहे थे और उनमें से किसी ने बोलना शुरू किया। प्रतिभाशाली लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हद से ज्यादा करना उतना ही बुरा है जितना कि कमी रह जाना। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आपको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति परिपक्व नहीं हुआ है, वह एक साधारण योद्धा मात्र है। यदि आप अहंकारी हैं और अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं। लू मिंग की युद्ध शक्ति वाकई बहुत प्रबल है। यहां तक कि प्रथम श्रेणी का महान मार्शल मास्टर भी उसके सामने कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वह द्वितीय श्रेणी के महान मार्शल मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। उसे हार का सामना करना पड़ेगा। किनारे पर खड़े लोग फुसफुसा रहे थे। लू मिंग, क्या तुम जानते हो कि इतने सारे प्रतिभाशाली लोग इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वे खुद पर नियंत्रण रखना नहीं जानते थे।
वे एक अजेय प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय भी अहंकार और घमंड का प्रदर्शन करते रहे, इसलिए वे परिपक्व होने से पहले ही मर गए। बड़े भाई ने ठंडे लहजे में कहा। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। बकवास। जब किसी अजेय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना हो तो मुझे संयम बरतना ही होगा। मैं व्यर्थ ही मौत को दावत दे रहा हूं। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? लेकिन मुझे संयम क्यों बरतना चाहिए जब मेरा सामना ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हो जो हथेली के एक इशारे से मुझे हरा सकता है? आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। लू मिंग का इरादा स्पष्ट था। वह हथेली के एक इशारे से डू फैंग को वश में कर सकता था। हा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम हथेली के एक झटके से मुझे कैसे दबाओगे, डू फैंग ने अत्यधिक गुस्से में हंसते हुए कहा। धड़ाम। डू फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और भारी हथौड़े की तरह जमीन पर जोर से प्रहार किया। एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी और उसके शरीर से एक विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा निकली, मानो कोई पहाड़ हो। वो 9वीं श्रेणी के मास्टर मार्शल आर्टिस्ट से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये कहा जा सकता है कि द्वितीय श्रेणी का एक महान मार्शल मास्टर अपने हाथ के एक झटके से 9वीं श्रेणी के मार्शल मास्टर्स के एक समूह को मार सकता है। डू फैंग का हाथ चमक उठा और एक हरी लंबी तलवार बन गई। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो हरे जैड पत्थर से बनी हो। स्लैश। डू फैंग की तलवार ने लू मिंग पर वार किया। तलवार की ऊर्जा सीटी की तरह गूंजी और यह बेहद भयानक थी। वो जियान वुचेन से अधिक मजबूत है। लू मिंग की निगाहें एक पल के लिए झपकी। द्वितीय श्रेणी के महान मार्शल मास्टर से यही उम्मीद थी। जियान वुचेन को प्रथम श्रेणी के महान मार्शल मास्टर को आसानी से मार गिराना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह द्वितीय श्रेणी के महान मार्शल मास्टर के सामने टिक नहीं पाया। हालांकि लू मिंग अब 9वीं कक्षा का मास्टर नहीं था। धमाका। बिना देखे ही लू मिंग ने एक मुक्का मार दिया। उसकी मुट्ठी धधकती लाल रोशनी की एक परत से ढकी हुई थी, जिससे वो आग के गोले जैसी दिख रही थी। धमाका। यह अजेय था। लू मिंग के मुक्के ने सीधे डू फैंग की तलवार की ऊर्जा और आवश्यक ऊर्जा से निर्मित युद्ध तलवार को नष्ट कर दिया। उसने अपने मुक्के को नहीं रोका और हमला जारी रखा। मैं क्यों करूंगा? पलक झपकते ही डू फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभर आए। फिर उसने जोरदार दहाड़ लगाई और अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया और उसका हाथ चमक उठा। एक असली आध्यात्मिक हथियार वाली तलवार प्रकट हुई और उसके सामने आकर रुक गई। क्लैंग। तांग फैंग की मुट्ठी आध्यात्मिक हथियार की तलवार पर पड़ी और एक प्रचंड शक्ति का विस्फोट हुआ। डू फैंग का शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया और 30 मीटर से अधिक दूर एक दीवार से जा टकराया। दीवार चकनाचूर हो गई और धूल का बादल आसमान में छा गया। फुफकार फुफकार फुफकार। सभी लोग सदमे से हौंफने लगे। चारों हॉल में मौजूद शिष्य इतने स्तब्ध रह गए कि उनकी आंखें मानो बाहर निकल आईं। एक ही मुक्का, बस एक ही मुक्का और डू फैंग हवा में उड़ गया। डू फैंग के सामने वह बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। वो एक नन्हे चूजे जितना कमजोर था। ये कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि लू मिंग ने मार्शल ग्रैंडमास्टर स्तर को पार कर लिया हो? यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? लेकिन यही एकमात्र संभावना है, वरना वे इतने शक्तिशाली नहीं होते। उनके जैसे प्रतिभाशाली लोग मार्शल ग्रैंडमास्टर स्तर में प्रवेश करने के बाद आसानी से अपने स्तर से ऊपर के योद्धाओं से लड़ सकते हैं। उन्होंने 9वीं श्रेणी के मार्शल मास्टर द्वारा एक ही मौके से दूसरी श्रेणी के महान मार्शल मास्टर को हवा में उड़ाने के बारे में कभी नहीं सुना था। उन्होंने अनुमान लगाया कि लू मिंग महान मार्शल मास्टर के स्तर में प्रवेश कर चुका है। त्रिकोणीय आंखों वाला भी हक्का बक्का रह गया। जब उसे होश आया तो वो इतना डरा हुआ था कि कांप रहा था। टूटी हुई दीवार में डू फैंग उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका पूरा शरीर धूल से सना हुआ था और वह बेहद दयनीय दिख रहा था। बस थोड़ा इंतजार करो, लू मिंग। व्हाइट टाइगर हॉल में तीसरे या चौथे दर्जे के महान मार्शल आर्ट मास्टर आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। डू फैंग ने गुस्से में एक तीखी बात कही और फिर निराश होकर चला गया। यह बहुत शर्मनाक था और वो एक पल भी और नहीं रुक सकता था। त्रिकोणीय आंखों वाले लोग भी जल्दी से डू फैंग के पीछे पीछे चले गए। लू मिंग मुस्कुराया और उसे कोई आपत्ति नहीं थी। बड़े भाई लू मिंग, आप और भी शक्तिशाली हो गए हैं। पांग शी चलकर पास आया और बोला, बिग रॉक, तुम यहाँ कितने दिनों से हो? चलो, मुझे स्थिति के बारे में बताओ। लू मिंग ने विषय बदल दिया, मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन से हूँ। वे दोनों एक सैन्य शिविर में पहुंचे। पांग शी ने लू मिंग को शिविर के बारे में बताया। पांग शी के अनुसार डोंगई जनजाति ने 3 दिन पहले डोंगक्यू शहर पर हमला किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद पीछे हट गए। उन्होंने पिछले 2 दिनों से अपना हमला जारी नहीं रखा था।
जब लड़ाई शुरू होती है तो वो बड़ा पत्थर होता है, उसे आवेग में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। लू मिंग ने आग्रह किया। युद्ध के दौरान हजारों सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया था। पांग शी की साधना का स्तर वास्तव में थोड़ा कम था। वो अब केवल द्वितीय श्रेणी के मास्टर स्तर पर था। मुझे पता है, मैं बस खुद को प्रशिक्षित करना चाहता हूँ। मेरी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। पांग शी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। उसके बाद वो और पैंग शी उस इलाके में घूमने लगे। सैन्य शिविर में सेना पहले ही उस स्थान की सुरक्षा के लिए निकल चुकी थी, इसलिए वहां केवल रहस्यमय तलवार संप्रदाय के शिष्य ही बचे थे। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्यों का एक विशेष दर्जा था। जब कोई बड़ी लड़ाई नहीं होती थी तो वे अधिक आराम से रहते थे और जो चाहे वो करते थे। पहले दिन सब कुछ शांत था। अगले दिन भी स्थिति शांत रही। डोंगई जनजाति ने कोई हलचल नहीं मचाई। पिछले 2 दिनों में व्हाइट टाइगर हॉल के शिष्यों ने लू मिन को किसी भी तरह की परेशानी देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लू मिन के आगमन के तीसरे दिन धप धप बूम, अचानक युद्ध के नगाड़े गरजते हुए गड़गड़ाहट की तरह पूरे शिविर में गूंजने लगे। डोंगी जनजाति हमला कर रही है, चलो जाकर उन्हें मार डालते हैं। हाँ, मेरे योगदान अंक यहाँ है। पिछले कुछ दिनों में 2000 से अधिक रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्य आए थे। उनमें से अधिकतर कांसे के शिष्य थे और उनमें से कुछ चांदी के शिष्य थे, जिनकी संख्या लगभग 100 थी। इन कुछ दिनों में उन्होंने अपने गुस्से को लंबे समय तक दबाए रखा था। जब उन्होंने युद्ध के नगाड़े सुने तो वे सभी जोश से भर गए और शहर की दीवार की ओर दौड़ पड़े। लू मिंग, पांग शी और बाकी लोग भी शहर की दीवार की ओर दौड़ पड़े। जब वे शहर की दीवार पर पहुंचे तो डोंगक्यू शहर की सेना पूरी तरह से हथियारों से लैस थी। धनुष और धनुष पहले से ही तैयार थे। बूम बूम बूम। इसी क्षण दूर समुद्र के किनारे स्थित पर्वत श्रृंखला की दिशा में पृथ्वी के छोर से अचानक गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी और पृथ्वी कांपने लगी। फिर पृथ्वी के छोर पर एक काला बादल प्रकट हुआ। नहीं, वे काले बादल नहीं थे, बल्कि राक्षसी जानवर थे। वहां असंख्य राक्षसी जीव थे। बाघ के आकार के, भेड़िए के आकार के, तेंदुए के आकार के और हर प्रकार के जीव थे। यहां तक कि उड़ने वाले जीव भी थे। प्रत्येक राक्षसी जानवर पर 1 या 2 मानव आकृतियां बनी हुई थीं। वे डोंगई जनजाति से थे। वहां कम से कम दसियों हजार राक्षसी जानवर थे। आह, गरज! हजारों राक्षसी जीव एकत्रित हुए। उनकी दहाड़ें आकाश को कंपा गईं। वे जमीन पर सरपट दौड़े और उनकी घातक आभा आकाश में फैल गई। वे पूर्व की ओर पर्वत जैसे निर्जन नगर की ओर हड़बड़ी में बढ़ पड़े। रहस्यमय तलवार संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे के भाव बदल गए और उनमें से कुछ बेहद गंभीर हो गए। कुछ लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे और उनकी आंखों में डर झलक रहा था। हजारों की संख्या में जानवर एक साथ जमा हो गए और उनमें डोंगई जनजाति के लोगों की संख्या तो और भी अधिक थी। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया, मानो वो सब कुछ कुचल सकती हो। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्य या तो साधना कर रहे थे या अकेले ही युद्ध कर रहे थे। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी देखा ही नहीं था। अब जब उसने ये दृश्य देखा तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। वे अहंकारी थे और डोंगई लोगों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। ये सोचते थे कि वे केवल योगदान अंक प्राप्त करने के लिए लड़ने आए हैं। अब उनके मन में यह विचार नहीं रहा। यह एक महान युद्ध था, सचमुच एक महान युद्ध। ऐसे महान युद्ध में जीवित बच पाना भी कोई बुरी बात नहीं थी। कुछ लोगों के पैर लड़खड़ा गए और वे पहले ही पीछे हट गए थे। लू मिंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने बल को समझा था। हजारों सैनिकों और घोड़ों की शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए अग्नि की शक्ति का उपयोग करते हुए लू मिंग शांत रहने और बहुत अधिक विचलित न होने में सक्षम था। तैयार हो जाओ, शहर की दीवार पर तैनात एक बख्तरबंद जनरल चिल्लाया। भन भन, शहर की दीवार पर तैनात सैनिक एक साथ हरकत में आए। उन्होंने अपने धनुष उठाए और उनकी डोर पूरी तरह खींच ली। उनकी निगाहें आगे बढ़ती हुई राक्षसी सेना पर टिकी थीं। इनमें से अधिकांश सैनिक योद्धा वर्ग के मार्शल आर्टिस्ट थे। उनकी साधना का स्तर भले ही रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्यों जितना ऊंचा न हो, लेकिन वे बड़े युद्धों के आदी थे। इसलिए उनकी मानसिक दृढ़ता रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। बूम बूम बूम, कंपन तीव्र होता जा रहा था। हजारों राक्षसी जानवरों की सेना धीरे धीरे निकट आ रही थी। मारना! जब वे एक निश्चित सीमा के भीतर आ गए तो लोहे के कवचधारी सेनापति ने आदेश दिया, मारना मारना। शहर की दीवारों पर हजारों सैनिकों ने दहाड़ लगाए। उनकी दहाड़ से आकाश कांप उठा और उनका जोश जरा भी कम नहीं हुआ था। वूश वूश,
इसके तुरंत बाद तीरों की बौछार शुरू हो गई। तीरों का एक काला समूह काले बादल की तरह राक्षसी सेना की ओर बढ़ा। अचानक सेना में मौजूद राक्षसी जीव तीरों से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। हालांकि ये राक्षसी जीवों का एक छोटा सा हिस्सा ही था। कई और राक्षसी जीव मृत्यु के भय से बेपरवाह होकर आगे बढ़ते रहे। गोली चलाते रहो। वूश वूश राक्षसी जानवरों पर तीरों की एक और लहर चलाई गई। गर्जना से आकाश कांप उठा और रक्त ऊर्जा हवा में भर गई। यह अत्यंत दुखद था। रहस्यवादी तलवार संप्रदाय के कुछ शिष्यों को पसीना आने लगा। ऐसे दृश्य में तीर बारिश की तरह बरस रहे थे। चाहे किसी की साधना कितनी भी प्रबल हो या उसकी सुरक्षात्मक वास्तविक ऊर्जा कितनी भी मजबूत हो, लगातार बरसते तीरों से वो भेदित हो ही जाता था। अरे, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, मुझे शौच जाना है। एक रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्य ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया और चीखने लगा। फिर वह मुड़ा और भाग गया। अरे, मेरे पेट में भी थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या संयोग है। जब दूसरों ने ये देखा तो वे भी भाग गए। पलक झपकते ही उनमें से दर्जनों लोग चले गए। लू मिंग ने सिर हिलाया। वो पल भर में डर कर भाग गया। ऐसे व्यक्ति की भविष्य में उपलब्धियां सीमित ही होंगी। युवा योद्धाओं, अभी हमें आपकी किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आपको डोंगेई योद्धाओं और उच्च स्तरीय राक्षसी जीवों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लोहे के कवच पहने एक बूढ़ा आदमी चलकर आया और बोला। लू मिंग ने उसे पहचान लिया। वो डोंगक्यू शहर का गवर्नर फू लियांग था। लू मिंग और बाकी सबने सिर हिलाया। पूर्वी क्यू शहर की दीवारें ऊंची और भव्य थीं। नीचे मौजूद अधिकांश राक्षसी जीव प्रथम स्तर के थे। प्रथम स्तर के राक्षसी जीवों के लिए हमला करना आसान नहीं होगा। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्यों की जरूरत लेवल 2 और यहां तक कि लेवल 3 के राक्षसी जीवों से निपटने के लिए थी। इसका कारण ये था कि डोंगक्यू शहर की सेना में युद्ध कला के बहुत बड़े उस्ताद नहीं थे, वे सभी सेनापति थे। वुश डोंगई जनजाति ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने उन जानवरों पर छोटे छोटे तीर चलाए। रक्षा करना, एक जोरदार गर्जना के साथ शहर की दीवार पर ढालें उठा ली गई। क्लैंग क्लैंग डोंगई लोगों द्वारा चलाए गए सभी तीर ढालों पर लगे। उनमें से केवल कुछ ही तीर डोंगक्यू शहर के सैनिकों को लगे। जवाबी हमला करो। शहर की दीवार पर तीरों का एक और दौर चलाया गया। कुछ ही दौर के बाद राक्षसी जानवर शहर की दीवार के काफी करीब पहुंच गए थे। मार डालो, हमला करो। पूर्वी हिस्से में स्थित निर्जन शहर में घुस जाओ और सभी कीमती सामान और महिलाओं को ले जाओ। डोंगई जनजाति से एक लंबी चीख सुनाई दी। मारना, मारना। डोंगई जनजाति के लोग दहाड़ते हुए अपने पशुओं को नियंत्रित करके शहर की दीवार पर चढ़ गए। शहर की दीवार पर लुढ़कती हुई लकड़ियां और जलती हुई आग की नलियां मूसलाधार मात्रा में नीचे गिर रही थीं। दर्द भरी चीखें लगातार गूंज रही थीं। यह एक क्रूर और खूनी लड़ाई थी। यह मार्शल आर्टिस्टों के बीच आमने सामने की लड़ाई से बिल्कुल अलग थी। कई रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्यों के मुंह सूख गए। लू मिंग को अंततः समझ में आ गया कि रहस्यमयी तलवार संप्रदाय ने चारों प्रांगणों के शिष्यों को यह मिशन क्यों सौंपा था। इसका उद्देश्य स्वयं को मजबूत बनाना था। केवल ऐसे रक्तपातपूर्ण युद्ध के माध्यम से ही किसी की इच्छाशक्ति उच्च स्तर तक पहुंच सकती है। गर्जन अंततः एक दानव पशु शहर की दीवार तक पहुंच गया। दानव पशु पर सवार डोंगई लोगों ने तीर चलाए। डोंगई जनजाति के अधिकांश लोग नग्न और बलवान थे। उनकी कमर पर एक धनुष और एक तलवार बंधी होती थी। मारना, फू लियांग दहाड़ा और अपनी युद्ध तलवार निकाली। डोंगई जनजाति के किसी व्यक्ति पर हमला करने वाला वो पहला व्यक्ति था। तेज धार वाली तलवार हवा को चीरती हुई गुजरी और डोंगई आदमी और उसके जानवर को 2 हिस्सों में काट दिया। फू लियांग की साधना कम से कम महान मार्शल मास्टर स्तर की 3री श्रेणी की थी और वो अत्यंत शक्तिशाली था। मारना, रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने भी दहाड़ लगाई और उनका अनुसरण किया। पल भर में तलवार की ऊर्जा, कृपाण की चमक और मुट्ठी की शक्ति शहर की दीवार पर दमक उठी। बड़ी चट्टान, मेरे पीछे आओ, लू मिंग चिल्लाया। हाथ के इशारे से ही अग्नि तुंग भाला प्रकट हुआ। उसने लंबे भाले को आगे बढ़ाया और एक राक्षसी जानवर को शहर की दीवार पर कीलों से थोप दिया। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्यों की साधना निर्विवाद थी। जैसे ही उन्होंने हमला किया, शहर की दीवारों पर चढ़े राक्षसी जानवरों और डोंगई लोगों के एक समूह को पल भर में मार गिराया गया। पीछे हटो, पीछे हटो। अचानक डोंगई जनजाति से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। फिर तुरही बजी और अनगिनत राक्षस जानवर ज्वार की तरह समुद्र के किनारे स्थित पर्वत श्रृंखला की ओर पीछे हट गए।
सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे यूं ही पीछे हट गए। क्या ये तो बस शुरुआत है? हाँ हाँ, डोंगई जनजाति इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रहस्यमय तलवार संप्रदाय के शिष्य उत्साहित हो गए और दिल खोलकर हंसे। फू लियांग ने भौहें चढ़ाकर कुछ देर सोचा और फिर बोला, कुछ तो गड़बड़ है। डोंगई ने हमला करते ही इतनी जल्दी पीछे कैसे हट गए? ये समझ से परे है। नगर स्वामी फू, शायद डोंगई जनजाति ने हमारे कई गुरुओं को देख लिया है और वे भयभीत हैं। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के एक शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। फू लियांग ने भौहें चढ़ा ली और कुछ नहीं कहा। लू मिंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हो रहा था कि मामला इतना सरल नहीं है। डोंगई जनजाति जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी चली गई। देखते ही देखते वे गायब हो गए। अगला कदम युद्ध क्षेत्र को साफ करना था। लू मिंग ने मदद करने का नाटक किया, लेकिन उसका असली लक्ष्य राक्षसी जानवरों और डोंगई विशेषज्ञों का रक्तसार प्राप्त करना था। हालांकि निम्न स्तर के राक्षसी जीवों और मार्शल आर्टिस्टों का रक्तसार लू मिंग के लिए बहुत कम उपयोगी था। लू मिंग ने विशेष रूप से उच्च स्तर के राक्षसी जीवों और मार्शल आर्टिस्टों को चुना, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। उनमें से एक भी मार्शल ग्रैंडमास्टर नहीं था। उसने दर्जनों राक्षसी जीवों और छठे दर्जे के मास्टर स्तर और उससे ऊपर के रक्तसार को निगल लिया था। दुर्भाग्य से इससे लू मिंग को ज्यादा मदद नहीं मिली। युद्ध समाप्त होने के बाद लू मिंग और समूह आराम करने के लिए वापस चले गए। एक दिन बाद युद्ध के नगाड़े फिर बजने लगे। वे जल्दी से शहर की दीवार की ओर भागे। डोंगई जनजाति ने फिर से हमला कर दिया था, लेकिन इस बार भी स्थिति पिछली बार जैसी ही थी। डोंगई जनजाति ने अभी अभी हमला शुरू ही किया था कि वे फिर से पीछे हट गए। तीसरा दिन भी वैसा ही रहा। उस समय कई लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। डोंगई जनजाति की कार्रवाई आधिकारिक हमले के बजाय दुश्मन को परेशान करने के उद्देश्य से प्रतीत होती थी। फू लियांग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने डोंगक्यू शहर के आसपास गश्त करने के लिए जासूसों को भेजा। उसे डर था कि डोंगई जनजाति कोई साजिश रच रही है। चौथे दिन डोंगई जनजाति फिर से आए, लेकिन इस बार डोंगई जनजाति की राक्षसी सेना ने हमला नहीं किया। इसके बजाय वे डोंगक्यू शहर से कुछ हजार मीटर दूर रुक गए। वो स्थान धनुषों की मारक क्षमता से परे था। शहर की दीवार पर भीड़ एक दूसरे को देख रही थी। उन्हें नहीं पता था कि डोंगई जनजाति क्या करने वाली है। इसी क्षण डोंगई जनजाति का एक युवक बाघ पर सवार होकर 100 मीटर आगे बढ़ा। उसने डोंगक्यू शहर की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, तुम में से कई लोग रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्य होंगे, है ना? मैंने सुना है कि रहस्यमयी तलवार संप्रदाय प्रज्वलित सूर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक है, जिसमें अनगिनत विशेषज्ञ और प्रतिभाशाली लोग हैं। मैं आज इसे स्वयं देखना चाहता हूँ। मैं BA 19 वर्ष का हूँ। अब मैं आधिकारिक तौर पर 20 वर्ष से कम आयु के रहस्यमय तलवार संप्रदाय के प्रतिभाशाली योद्धाओं को चुनौती देता हूँ। कौन मुझसे लड़ना चाहता है? उनकी आवाज गूंजी और पूरे इलाके में फैल गई। डोंगक्यू शहर में हजारों सैनिक स्तब्ध रह गए। डोंगई जनजाति ने शहर पर हमला करने के बजाय एक युवक को रहस्यमयी तलवारबाजी संप्रदाय के प्रतिभाशाली योद्धा को चुनौती देने के लिए भेजा। इसका क्या अर्थ था? क्या वे इसका इस्तेमाल हमारे मनोबल को ठेस पहुंचाने के लिए करना चाहते हैं? फू लियांग ने भौहें चढ़ाकर सोचना शुरू किया। हालांकि उसके पास डोंगई जनजाति के हमले का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डोंगई जनजाति मात्र कुछ मिलियन की आबादी वाली एक छोटी जनजाति थी। जलते सूरज के साम्राज्य की तुलना में वे कई गुना अधिक दुर्जेय थे। एक छोटे से कबीले ने एक युवक को रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुनौती देने के लिए भेजा था, जो धधकते सूरज साम्राज्य के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक था। यदि पूर्वी बर्बर जनजाति चुनौती स्वीकार करने से इनकार कर देती, तो वे निश्चित रूप से कहते कि रहस्यमयी तलवार संप्रदाय उनसे भयभीत है। इससे उनके मनोबल पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। युवा नायकों, क्या आप में से कोई लड़ना चाहता है? फू लियांग ने रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्यों से कहा, आप लड़ सकते हैं, लेकिन जाल से सावधान रहें। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के कई शिष्य हिचकिचा रहे थे। अगर वे शहर छोड़कर चले गए और दूसरी तरफ से उन पर हमला हुआ, तो क्या उनकी मौत अन्यायपूर्ण नहीं होगी? डोंगई जनजाति को शायद उनके इरादे का अंदाजा हो गया था। राक्षसी जानवरों की सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे 10 मील दूर नहीं चले गए। इतनी लंबी दूरी के कारण अगर वे हमला भी करते हैं, तो भी रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्यों के लिए पूर्वी शहर में वापस भागने के लिए पर्याप्त समय होगा। मेरे कनिष्ठ भाइयों, तुम में से कौन लड़ने के लिए आगे आएगा? रहस्यवादी तलवार संप्रदाय के एक युवक ने, जिसकी उम्र 20 वर्ष के आसपास थी, पूछा।
दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो 20 वर्ष से कम आयु के लोगों को चुनौती देना चाहता है, लेकिन वो स्वयं ही उस आयु सीमा को पार कर चुका था। चूंकि दूसरी पार्टी लड़ने की हिम्मत कर रही है, इसलिए वे काफी मजबूत होंगे। हम लापरवाह नहीं हो सकते। कुछ लोग अधिक सतर्क थे। डोंगई जनजाति में किस तरह की प्रतिभा हो सकती है, यह अपने आप में ही प्रभावशाली है कि वो 19 वर्ष की आयु में 9वीं श्रेणी के मास्टर स्तर तक पहुंच गया है। कुछ लोगों का रवैया तिरस्कारपूर्ण था। 19 साल का वो युवक जो 9वीं श्रेणी के मास्टर स्तर तक पहुंच चुका है, उसे रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। कांस्य पदक जीतने वाले अधिकांश लोग 18 या 19 वर्ष के थे। कुछ वरिष्ठ शिष्य तो 20 वर्ष की आयु के भी थे। मुझे लगता है कि सावधानी बरतना बेहतर है। क्या पता दूसरा पक्ष कोई महान मार्शल मास्टर हो? किसी ने सावधानी से कहा। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रथम श्रेणी के महान मार्शल मास्टर स्तर पर हूं। मैं जाकर लड़ूंगा। व्हाइट टाइगर हॉल में एक लंबे युवक ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। वो शहर की दीवार से नीचे कूदा और डोंगई युवक बाहे की ओर बढ़ा। ये दुआनमू युनफेई है। उसके साथ हमारी जीत की संभावना सबसे अधिक है। जी हाँ, मैंने सुना है कि दुआनमू युनफेई लगभग कांस्य रैंक में प्रवेश कर चुका है। वो बहुत प्रतिभाशाली है। वह अभी 20 साल का है और पहले ही प्रथम स्तर का महान मार्शल मास्टर बन चुका है। रहस्यमय तलवार संप्रदाय के शिष्य दुआनमू युनफेई पर काफी भरोसा करते थे। दुआनमू युनफेई की गति अत्यंत तीव्र थी। उसे बिएहे के सामने पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। नीचे आओ और लड़ो, दुआनमू युनफेई ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। वो हंसते हुए टाइगर से नीचे कूदा और दुआनमू युनफेई के सामने खड़ा हो गया। तुम पहले जाओ, नहीं तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। बाघ बहुत आत्मविश्वासी थे। तुम तो बिल्कुल बर्बर हो। तुम एक कीड़े के समान हो। मेरे सामने इतना घमंड करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। दुआनमू युनफेई के मन में घातक इरादा झलक उठा। उसने अपनी लंबी तलवार म्यान से निकाली और पलक झपकते ही 3 बार वार किया। 3 तलवारों की रोशनी चमकी और आश्चर्यजनक गति से गायब हो गई। एक साधारण 9वीं श्रेणी का कुशल मार्शल आर्टिस्ट इससे बच नहीं पाएगा और पल भर में मारा जाएगा। एक ही चाल में महान मार्शल मास्टर की शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हो गई। हालांकि बीए ने अपने शरीर को एक भयंकर बाघ की तरह थोड़ा सा झुकाया। एक कदम में ही उसका शरीर बिजली की तरह तेज हो गया और उसने आसानी से दुआनमू युनफेई की तलवार की रोशनी से खुद को बचा लिया। वो कितना शक्तिशाली है! वो निश्चित रूप से महान मार्शल मास्टर के स्तर तक पहुंच चुका है। शहर की दीवार पर खड़े होकर युद्ध देख रहे लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा प्रतीत होता था कि यद्यपि डोंगई जनजाति संख्या में छोटी थी, फिर भी उनमें प्रतिभाशाली लोग थे। जब दुआनमू युनफेई का हमला चूक गया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी वंशानुगत शक्ति को सक्रिय किया और अपनी सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति का प्रयोग किया। मरना, भनभनाहट, वूश, तलवार के लगातार 9 वार। तलवार की ऊर्जा अनंत थी क्योंकि वो बाहे की ओर बढ़ रही थी। सब खत्म हो गया। उसकी आंखों में एक भयंकर प्रकाश चमक उठा और उसके शरीर से एक भयंकर जानवर की तरह एक घना, जानलेवा आभा उत्सर्जित हुई। भन भन, तेज चांदनी की तरह सफेद रोशनी की एक किरण चमक उठी। वह तो बेहद तेज तलवार थी, लेकिन अविश्वसनीय रूप से तीव्र। दुआनमू युनफेई उसे ठीक से देख भी नहीं पाया था कि उसके गले में ठंडक सी महसूस हुई। उसके बाद चारों ओर अंतहीन अंधेरा छा गया। एक ही तलवार से उसने दुआनमू युनफेई को मार डाला। ये कैसे संभव है? शहर की दीवार पर मौजूद सभी लोग दुआनमू युनफेई का सिर हवा में बहुत ऊपर उड़ते हुए देखकर बेहद स्तब्ध रह गए। जब उसने अपनी तलवार निकाली तो मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दिया। मैंने भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। ये बहुत तेजी से हुआ। मैंने केवल प्रकाश की एक चमक देखी और दुआनमू युनफेई की मौत हो गई। ये बीए तो बहुत ही प्रतिभाशाली है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि डोंगई जनजाति में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। रहस्यमय तलवार संप्रदाय के शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे। मेरी राय में डोंगई जनजाति इस बार पूरी तैयारी के साथ आई है। उन्होंने अपने सबसे प्रतिभाशाली लोगों को भेजा है। फू लियांग ने भौहें चढ़ाकर कहा, धिक्कार है। अगर यह नियम न होता कि वो 20 साल से कम उम्र का है, तो मैं अभी जाकर उसे मार डालता। एक तृतीय श्रेणी के महान मार्शल मास्टर स्तर के 20 वर्षीय युवक ने कहा, मैं जाकर उसे मार डालूंगा। इसी समय एक और युवक बाहर निकला और शहर की दीवार से नीचे कूद गया। ये लियू चेंग है। वो प्रथम श्रेणी के महान मार्शल मास्टर के शिखर पर पहुंच चुका है। कहा जाता है कि इस दौरान उसने एक निम्न स्तर की काली श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीक का अथक अभ्यास किया है और मुझे लगता है कि वो इसमें कुछ हद तक निपुण हो चुका है।
मुझे आश्चर्य है कि क्या वो दूसरे पक्ष का मुकाबला कर पाएगा। यदि उसकी निम्न स्तर की मार्शल आर्ट की काली श्रेणी की कुशलता को दूसरे स्तर या उससे ऊपर तक विकसित किया जाता है तो वह लड़ने में सक्षम होना चाहिए। नीचे लियू चेन तेजी से बाहे के सामने पहुंच गया। आगे बढ़ो। उसके चेहरे पर अब भी वही शांत और संयमित भाव था और उसकी आंखों में थोड़ी सी अवमानना भी झलक रही थी। पूर्वी बर्बर जाति के एक बर्बर द्वारा अपमानित किए जाने पर लियू चेन की आंखों में हत्या का भाव भड़क उठा। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और टूटते तारे में परिवर्तित होकर बाहे पर प्रहार किया। उल्कापिंड तलवार तकनीक का निश्चित रूप से एक दूसरा स्तर है, या शायद उससे भी अधिक। उम्मीद है। हालांकि रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्य के वाक्य पूरा करने से पहले ही वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसने अपनी तलवार से वार किया और एक ही वार में उसका सिर जमीन पर गिर गया। लियू चेन की एक ही वार में मौत हो गई। लोगों के हौंफने की आवाजें गूंज उठी। ये कैसे संभव है? डोंगई जनजाति में इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? उच्च कोटि की मार्शल कला का अभ्यास करने वाले और प्रथम श्रेणी के महान मार्शल मास्टर के शिखर पर पहुंचे लियू चेन को एक ही कृपाण के प्रहार से मार गिराने की क्षमता, उसकी युद्ध क्षमता कितनी प्रबल है? उसकी साधना का स्तर क्या है? रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। वे अब शांत नहीं रह सकते थे।